भाई मैं ना एक तो आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी। हम्म। तो उससे बात करने से पहले मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा था, मैं कुछ को पढ़ रहा था। हम्म। और ना मुझे पढ़ते पढ़ते कई सारी चीजों का ख्याल आया। हम्म। बिकॉज इन अ वे आई एम ऑल्सो इन अ इंडस्ट्री विच इज लार्जली डूइंग द नरेशन क्रिएशन। हम्म। ठीक है, हम्म। जहाँ पे नैरेटिव हम क्रिएट करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। और हम्म। इसमें स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा रोल है। हम्म। अब तो जो स्टोरी टेलिंग होती है वो स्टोरी टेलिंग विजुअल होती है ज्यादातर। ठीक है, हम्म। आइदर इट इज वीडियो बेस्ड और फोटो बेस्ड भी अब कम हो गया है। हम्म। वीडियो बेस्ड ज्यादा होता है। और फिर मैंने सोचा कि ये क्या चीजें हैं यार, ये जो मतलब वीडियोस जब आप क्रिएट करते हो किसी भी तरीके का। मैं हम्म। हमारी टीम जब क्रिएट करती है, जब मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो मेरे ना कमेंट बॉक्स में कुछ दिनों से वो आ रहा था कि यार, जबकि मेरे वीडियोस बहुत बेसिक होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है अभी किसी हम्म। तरीके का बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन या एडिटिंग या ये वो। मतलब हम्म। मैं सिंगल 10 मिनट में शूट कर देता हूँ। उसके बाद जो बीच बीच में जहां जहाँ काटना होता है उड़ा देता हूँ। हम्म। मुझे किस ऐसा 4-5 लोगों ने पूछा कि यार ये बीजीएम बड़ा अच्छा है, भेजो जरा। हम्म। ये बीजीएम कहाँ से है? हम्म। और छोटी छोटी चीजें जो है वो एक वीडियो के एक्सपीरियंस को किस तरीके से एलिवेट करती है। हम्म। फिर एक बंदे ने बोला कि यार आई लाइक दिस 1080p क्वालिटी ऑफ योर वीडियोस। इट इज नॉट हम्म। टू मच, इट इज नॉट टू लेस। बिकॉज हम्म। आई यूजुअली शूट ऑन दिस कैमरा राइट नाउ विच आई एम सिटिंग, विच आई एम टॉकिंग। हम्म। तो मैंने हम्म। सोचा कि एक बार आपसे इस बारे में बात की जाए। ठीक हम्म। है। तो उस पे तो मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा ही। उससे पहले भाई, आई वांट यू टू टेल पीपल हम्म। इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फोटोग्राफर, a videographer and a cinematographer. So videographer and a cinematographer basically उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क क्या है? हाँ, तो वीडियोग्राफी जो टर्म है जनरली वो आप देखोगे कोई इवेंट हो रहा है या इवन कोई भी जहाँ पे कैप्चर किया जा रहा है चीजों को, तो वीडियोग्राफर जो है वो कैप्चर करता है। जैसे आप कोई इवेंट में जाओगे, इवन मैं वेडिंग को भी ले लेता हूँ, बट वेडिंग का भी थोड़ा सा काम में एक आर्ट तो है। ऐसा नहीं है कि जाके कैप्चर कर रहे हैं, कुछ तो वो बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग हाँ। बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन वीडियोग्राफी आप देखोगे तो जो जनरली जो डॉक्यूमेंट करने के लिए है कि भाई आपने जाके कैप्चर कर लिया उसमें, मान फॉर एग्जांपल हम कोई इवेंट ले लेते हैं। इवेंट पे गए, आपने देखा कि 10-12 कैमरा लगे हुए हैं, लाइटिंग वहां पे ऑलरेडी हो रखी है। वो लाइटिंग उस इवेंट के हिसाब से हुई है, उस कैमरा के लिए नहीं हुई है ना? कि आप ऐसे भी देखोगे एज एन ऑडियंस वहां बैठ के, तो भी वो उसके हिसाब से लाइटिंग की हुई हम्म। है ना? तो ये वीडियोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी जो है वो एक एक कहानी है, उसको उसको कैसे आप स्क्रीन पे लेके आएंगे। तो आपको अभी जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर ले लेते हैं, सबने पढ़ा और देखा है। तो हैरी पॉटर की जब आप बुक पढ़ते हैं और जब आप फिल्म देखते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक फोर्थ या फिफ्थ बुक में कोई सीन था जो मतलब जो बुक में है वो ये है कि कैसे अटैक हो रहे हैं, मतलब ये वोल्डेमॉर्ट की तरफ से अटैक हो रहे हैं। तो वो बुक में कैसा है कि अटैक हो गए हैं और उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो जो भी प्रेसिडेंट है या वॉटेवर, मैं भूल गया, कोई बड़ी पोस्ट पे दो लोग हैं और बैठ के वो बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि वो अटैक तो हो चुके हैं। तो बुक में जो है, बुक में आप विजुअली उतना क्या ही डिस्क्राइब करोगे, है ना? लेकिन आप वो हो चुका है, उसको बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों से आपको समझ में आता है कि यार क्या स्केल का ये डैमेज हुआ है। लेकिन जब आप फिल्म देखते हो तो फिल्म में वो सीन डायरेक्ट अटैक का ही दिखाया है, क्योंकि वो बड़ा थ्रिलिंग है कि वो जा रहे हैं, वो ब्रिज पे है, वो पूरा ब्रिज जल रहा है ना? आग लग रही है, वॉट एवर, कारें गिर रही है, जो भी है वो, जो बैठ के दो लोग उस पर बात कर रहे हैं वो निकाल दिया है। तो यही डिफरेंस है कि ऑन पेपर ऑन एंड ऑन स्क्रीन का। तो जब एक स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट को आप जब ऑन ऑन स्क्रीन लेके जाते हो कि आपको शूट करना है, तो अब कहाँ पे क्या लेंस लगेगा, कि एक एक कैरेक्टर है, वो हमने उसको उसकी सफरिंग देखी है अभी तक, और अब जाके उसका वो पारा फूटने वाला है, अब वो फटेगा सब पे। तो वो जब फट रहा है सब पे, और आपने अगर एक वाइड लगा लिया जिसपे आप उसकी आंखें नहीं देख पा रहे हो, तो वो गलत हो गया। हम्म। आपको अब आपको ये देखना है, क्योंकि आपको उसके अंदर, आपको जब किसी के अंदर जाना है उसकी आंखें देखनी है, तो आपको ये रहना है जब आप उसको इंटेंसली फील कर पाए। लेकिन जब वो जब वो कोई फिजिकल सफरिंग थी उसकी, हम्म। है ना, कि जो भी है, मतलब वो पिट रहा है या धूप में चल रहा है या वॉट एवर, है ना, रेगिस्तान में जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वाइड जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या है। तो राइट। यही एक एक लेंसिंग का फर्क है। फिर आप कैसे शॉट्स को कंबाइंड करते हैं। जैसे शिल्डर लिस्ट आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉकिंग है उसमें।
उसमें ऐसा नहीं है कि इसका क्लोजअप कट, इसका वाइड की कट, यहाँ से यहाँ गया कट, ऐसा नहीं है। वो क्लोज से ही कैमरा घूमता है और वो वाइड पे चला जाता है, वो वाइड से एक आदमी आता है सामने और वापस फोकस में आ जाता है ना। तो मिजॉन्सेन है कि भाई आपने शॉट को कैसे प्लान किया। तो विद लाइटिंग, विद कैमरा मूवमेंट, विद लेंसिंग, एवरीथिंग, तो ये सब चीजें जब होती है तो वो सिनेमेटोग्राफी है। तो सिनेमेटोग्राफी में आप सिर्फ कैप्चर नहीं कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो एक एक चीज को। क्योंकि आप एक दिन का अगर शूट करने जा रहे हो तो उसके पीछे मतलब कम से कम 8-10 दिन का प्लानिंग है। आप उस लोकेशन पे ही 2-3 बार चले जाते हो जहां पे आप शूट करने वाले हो, कि कैसे हम कहाँ कैमरा प्लेस करेंगे, कहाँ से लाइट सोर्स है, कहाँ हमें मतलब शाम तक जाते जाते कैसे प्लान करना है कि हमारी लाइट जो है मोस्टली ज्यादा जर्क ना हो जाए, है ना। क्या हमारे इक्विपमेंट रहेंगे, हमें पैंथर चाहिए मतलब डॉली चाहिए या जिप चाहिए या स्टेडी कैम या हैंडल्ड करेंगे या ट्राइपॉड पे रहेगा। तो ये सारी चीजें प्लान होने के बाद हम शूट पे जाएंगे एंड फिर शूट करेंगे। लेकिन वीडियोग्राफी में आई थिंक आप जाके देख लेते हो कि क्या है, कहाँ कैमरा प्लेस होगा, बस बहुत है, आप वापस हम्म। आ जाते हो और नेक्स्ट डे जाके आप उसको कैप्चर करते हो। हम्म। तो ये दो मुझे लगता है कि बेसिक फर्क है दोनों में। ओके, तो एक मेरा इस पे एक और फॉलो अप क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी हम्म। उसका एग्जाम्पल दिया था हम्म। हैरी पॉटर का, कि हाँ जब हाँ। आप किताब पढ़ते हो तो हम्म। किताब में जो कहानी कही गई है, तो हाँ किताब पढ़ने में जब आप कोई फिक्शन बुक पढ़ते हो तो उसको पढ़ने में जो इमेजिनेशन में आप कहानी क्रिएट हाँ करते हो अपने दिमाग में, हाँ। ठीक है, और उसके बाद वही कहानी अगर आपको पर्दे पे उतारनी है, ठीक है, तो कई बार भाई ऐसा भी होता होगा कि मेरी इमेजिनेशन में जो मैंने कहानी सोची है और जो हम्म। पर्दे पे कहानी आई है उसमें ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मिसमैच हो, ठीक है, यस यस। ठीक है, क्योंकि लार्जली तो मैं जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से एक एक फ्रेम को अपने दिमाग में मैंने ग्राफिक किया था। लेकिन हम्म। जब मैंने पिक्चर देखी उसी किताब के ऊपर तो वो मैंने आपकी सेंसिबिलिटी से देखी, डायरेक्टर की सेंसिबिलिटी से देखी, राइट। कि वो पर्दे पे किस तरीके से आने वाली है। हम्म तो इस तरीके की जब मूवीज बनती हैं जो कि एक किताब के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो किताब मान लीजिए बहुत लोगों ने पहले पढ़ रखी है, हम्म। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल हु हैव इमेजिन्ड दिस ऑलरेडी इन देयर हेड, हम्म और फिर आप अब उसको काउंटर कर रहे हो दूसरे तरीके से, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी सेंसिबिलिटी किसी और को पसंद आए। हम्म। तो कैसे होगा ये? इसके पीछे कोई साइंस है या ये बिल्कुल ही रैंडम है, क्या है? मुझे तो लगता है कि थोड़ा रैंडम ही है, क्योंकि कई बार बहुत जीनियस लगते हैं। जैसे आप देखोगे तो बोला जाता है कि हैरी पॉटर सीरीज की जो बुक से जो फिल्म अडेप्ट हुई है वो सबसे बेस्ट है, वो थर्ड है, जो हम्म। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान है ना। एंड हम्म। उसके जो डायरेक्टर हैं वो ये हैं जिन्होंने, अल्फोंसो हाँ क्यूरॉन, अल्फोंसो क्यूरॉन, अल्फोंसो करेक्ट क्यूरॉन। करेक्ट करेक्ट। तो अल्फोंसो, तो सब लोग बोलते हैं कि यार थर्ड बुक जो है, थर्ड मूवी जो है वो एकदम बुक के लेवल की है, क्योंकि वो एक मास्टर है उसके पीछे, ओके। है ना। क्यूरॉन ने वो बनाई है। उसके बाद फिर बाकी जिन्होंने बनाई अच्छी फिल्में ही बनाई हैं, बट है एक लिमिटेशन और रहती है कि आप देखोगे तो सारी ही जो फिल्में हैं वो 1.5-2 घंटे के ड्यूरेशन की फिल्में हैं। लेकिन जब हाँ। आप बुक देखते हो तो फर्स्ट बुक इतनी है, सेकंड इतनी है, थर्ड इतनी है, फिर फोर्थ इतनी है, फिर फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन तक हम्म। तो आता था, दो पार्ट हो नहीं, सेवन तो इतनी मोटी है तो फिर उसको 2 पार्ट में बनानी पड़ी। तो हाँ। वो ये कि आप मतलब एक बुक है वो 300 पेज की है, उसको भी आप 1.5 घंटे में बना रहे हो, एक बुक है वो 500 पेज की है, उसको भी आप 1.5 घंटे में बना रहे हो। हाँ। तो बुक का क्या है ना, बुक फिल्म जो है बड़ा टेम्पोरल मीडियम है, वो टाइम के साथ चलते जाता है। ऐसे आप बैठे हो, आपको पता है कि 1-1.5 घंटे में पूरी फिल्म बनाने मतलब ऑडियंस के लिए बनानी है, तो आप वो टाइम का ध्यान रखा जाता है। बुक में ऐसा नहीं है। बुक में आप आपके कैरेक्टर के दिमाग में कुछ थॉट आया, अब उस थॉट पे आपको कितना डीप जाना है, आप भले 5-10 पेज 15 पेज आप जा सकते हो। रीडर को भी हम्म। ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या पका रहा है। हम्म। लेकिन फिल्म में आपके पास, फिल्म में एक तो वैसे ही फ्रीडम नहीं है कि उसके थॉट में क्या चल रहा है आप वहां जाओ, हम्म। है ना। आपको हम्म। दिखाना पड़ेगा कि क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसी और वजह से तरीके से दिखाना पड़ेगा। आप वो नहीं कर सकते कि उसके दिमाग में, जो कई फिल्मों में आपने देखा होगा स्पेशली पुरानी फिल्मों की, जहाँ पे दिमाग में जो चल रहा है वो खुद से ही बात करके बोल रहा है, या तो है ना, या फिर एक ऐसे वो थॉट की तरह हाँ। आवाज गूंज रही है। आजकल तो कोई फिल्मों में वो करता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको कैसे दिखाया जाए। तो ये हाँ। बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी है। लेकिन भाई आई एम श्योर कि आप लोग कोशिश तो करते ही होगे इस चीज की। वो हम्म। चीज हमेशा उतनी अच्छे से कन्वे नहीं हो पाती होगी,
लेकिन हम्म एट द एंड ऑफ द डे जब आप सिनेमेटोग्राफी या फिल्म मेकिंग के अंदर हम्म कोर कोर जो एम्बिशन होता है पूरी टीम का, वो तो यही होता है कि जो इमोशन हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे, राइट जो मैसेज हमको चाहिए देना है वो लोगों तक पहुंच जाए। अब वो राइट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू एक मैसेज भी हो सकता है, वैल्यू सिर्फ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है कि गाड़ियां उड़ रही हैं, लोग उड़ रहे हैं। जो इमोशनल बात है कि अगर हम एक पर्टिकुलर इमोशन को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग समथिंग इमोशनल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे गली बॉय जो है मूवी हम्म मुझे हम्म पसंद है, अच्छी मूवी है। हम्म हम्म मुझे उस मूवी का एक सीन है जहां पे रणवीर सिंह अपने घर के दरवाजे पे खड़ा है और उसका बाप जो है वो नई औरत से शादी करके उसको घर ले आया है, हम्म और वहां पे वो अपने दरवाजे पे खड़े हुए सब कुछ देख रहा है, एंड ही हैज दिस हम्म हेडफोन, हम्म 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 और वो ऐसे देख रहा है वो लुक, एंड देन ही लुक्स आउटसाइड। मतलब मुझे उसका खिलजी का किरदार इतना पसंद नहीं है राइट क्योंकि वो ओवर द टॉप है, ओवर द टॉप है लेकिन वो क्लोजअप जो है, आई कुड हम्म लिटरली फील द एम्प्टीनेस इनसाइड हिम, द सैडनेस इनसाइड हिम, एंड द हम्म हेल्पलेसनेस। हम्म ये आदमी कुछ करना चाह रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, और बेबस है भयंकर रूप से। हम्म तो वो, आई मीन ऑफ कोर्स उसमें एक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है राइट इमोट राइट करने के लिए, लेकिन राइट आई एम श्योर कि उसमें एक सिनेमेटोग्राफर का कैमरा का किस एंगल पे लगा हुआ है, वो लो एंड राइट शॉट है, और उसमें राइट भी क्लोजअप है, वो उसमें भी एक तरीके के कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो ये हम्म साइंस कैसे काम करती है, एंड हाउ डज दिस ऑल is somehow involved with our psychology to portray certain level of communication or portray certain level of emotion to us. तो जैसे हमने ये बात की कि अपना एक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें कि हम्म, अगर एक्टिंग ही अच्छी नहीं है तो आप क्या ही लेंस लगा लो, आप क्या ही कलर कर लो, वो कुछ कर नहीं right, पाएगा। right, वैसे ही उसमें एक बैकग्राउंड जो म्यूजिक जो चल रहा है या स्कोर जो चल रहा है उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। आर्ट right, का भी है कि वो कहाँ खड़ा है, वो क्या टेक्सचर है उसके पीछे है ना। वो जो right. जो वो जो स्लम दिखाया है, आप देखो कि हमेशा एक एक मेलनकली है उसमें। हाँ एक है ना, एक टेक्सचर सा है, कुछ हाँ ग्रंजी हाँ सा हाँ 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 है हाँ। ना। तो गरीबी पूरी दिखती है अच्छे से, कायदे से। इट आ, लार्जली लुक्स ग्रे। हाँ हाँ ग्रे है, लेकिन आप एक्चुअल जब जाके देखोगे स्लम्स तो आपको बहुत कलर्स दिखेंगे। हाँ, जब जो जहाँ पे वो शूट हुई आप वापस जाके देखो तो, क्योंकि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो बहुत कलर स्कीम के हिसाब से नहीं अपने घरों में सामान ला रहे हैं कि भाई मैं राइट यहाँ राइट पे ये राइट अच्छा राइट। लगेगा ऐसा वैसा। उसको जो मिल रहा है, जो अपने बजट और जो अपने स्पेस के हिसाब से आ रहा है वो ले आ रहा है। एंड हाँ, जब आपके पास चीजें कम होते हो तो आप थोड़ा सा ना खुल के जीते हो। जब आपके पास राइट रिसोर्सेज कम है तो आप ना थोड़ा लाओगे चटक कलर, है ना। राइट। कुछ 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 हो गया, कुछ रेड चेयर हो गया, कुछ पिंक ऐसा, कुछ पेंटिंग आ गया, कुछ हाँ भी आ हाँ गया, हाँ लेकिन हाँ आपको कलर दिखेंगे। जब हाँ हाँ आदमी का बहुत बड़ा घर होता है वो ना, वो फिर वो एक क्लास चाहता है कि यार थोड़ा सा सटल कलर रहे, हाँ ऐसे हाँ है ना, हाँ बेज पैलेट रहे, ग्रे हाँ ये हाँ वो। तो वो है। तो उस फिल्म में आप देखोगे तो थोड़ा सा उन लोगों ने उसको हल्का सा आर्ट डायरेक्ट किया है अपनी फिल्म के हिसाब से। आपको रैंडमली कलर्स नहीं दिखेंगे। इवन जो टॉप शॉट है उसके लिए उन लोगों ने जो वो तारपोलिन, आप जब बॉम्बे आते हो फ्लाइट से आप देखते हो कि सारे स्लम में वो तारपोलिन, ब्लू तारपोलिन बिछे हुए हैं, राइट जो राइट राइट पानी राइट। टपकता है रात में तो बारिश में तो उसको रोकने के लिए। लेकिन उसके ड्रोन शॉट में आप देखोगे तो वो निकाल लिया है क्योंकि वो उस फिल्म के वर्ल्ड से जा नहीं रहे थे साथ में, कि वो ब्लू कलर एक अजीब सा कुछ लेके आ रहा था, राइट। राइट। तो उसमें फिर जैसे इस पर्टिकुलर शॉट की हम बात करें तो उसमें आप देखोगे, जहां जहां तक मुझे ये शॉट याद आ रहा है, वो स्लो मोशन में है। एंड वो कैमरा ना फ्लोट कर रहा है उसके साथ साथ। हम्म, वो जा रहा है, घर के काम कर रहा है, और वो कुछ बोलते हैं, वो निकालता है और वो एकदम से वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है वापस, उसका म्यूजिक बंद होता है। एंड हाँ वो वापस डालता है, वो अपने उस वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे वो म्यूजिक बज रहा है उसके कान में जोर जोर से, वो हाँ हाँ काम हाँ कर रहा है। तो आप देखोगे तो कैमरा ऐसे फ्लोट हो रहा है, स्लो मोशन हाँ। है ना। तो ये चीजें हैं कि उन्होंने अभी ये सारे एक एक चीज उसमें उन लोगों ने पहले से डिसाइडेड है कि क्या लेंस रहेगा, है ना। कि जब आप बोल रहे हो कि आंख उसकी वो खालीपन जो है आंखों से ही दिखता है, आप आंखें हम्म, छुपा लोगे तो क्या ही दिखेगा। तो हम्म, कितनी क्लैरिटी से हमें वो आंखें देखनी है। कई बार लाइटिंग का भी है कि कितना फेस हमें देखना है। कई बार ऐसा होता है जब आप ये देखोगे कि इंटरोगेशन वाले सीन होते हैं तो उसमें कई बार आप देखोगे कि जब उसको शुरू में एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो हमेशा ना प्रोफाइल होता है, नॉट हमेशा बट आपको दिखेगा कई बार ऐसा प्रोफाइल होता है जहां पे उसका आप आधा फेस देख रहे हो।
तो वो ये होता है कि जैसे मदर जो थी इनकी पाक चान वूक, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता हूँ, बट नहीं नहीं जिन्होंने बरोबर. पैरासाइट बनाई है उनकी मदर है, तो उसमें वो मदर का हमेशा ये प्रोफाइल दिखता है, क्योंकि उसमें ऐसा था कि डायरेक्टर को पूरा, जब आप पूरा फेस देख लेते हो ना तो आप समझ जाते हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जब एक आधा फेस दिखता है ना तो एक ये रहता है, एक मिस्ट्री रहती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट. राइट। जैसे गॉडफादर में जो एक बहुत फेमस ये है कि उन्होंने टॉप लाइट किया था ताकि वो आंखें जो हैं वो आंखें डार्क रहती है, आप आंखें देख नहीं पाते उनकी, जो अपना मर्लिन ब्रांडो की। तो राइट. आपको राइट. एक और एक मिस्ट्री आती है कि यार ये कौन है, ये पावरफुल पोजीशन पे एक बैठा हुआ एक आदमी जिसकी आप आंखें पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, एक ओके. हल्का सा अंधेरा है, तो हाँ. आप आंखें कवर कर ली है लाइटिंग से। तो ये लाइटिंग भी उसमें एक पार्ट है कि आप फेस कितना दिखाना चाह रहे हो, आप कितना चाहते हो कि ऑडियंस से वो कितना कनेक्ट करे, आपको मिस्ट्री चाहिए, वो डिस्टेंस चाहिए, या आपको वो क्लोजनेस चाहिए कि आप है ना, आपका कैरेक्टर से एकदम वो फील करे ऑडियंस। तो लाइटिंग भी एक पार्ट है उसमें। तो ये सारी चीजें मिलके, लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट, लेंसिंग, फिर आर्ट भी उसका ही एक मतलब एक डिपार्टमेंट अलग है, बट वो आर्ट और सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही साथ में काम करते हैं, मतलब वो अलग अलग नहीं होता, वो साथ में ही होता है पूरा। राइट. हम्म। भाई मेरे को एक सवाल और पूछना है. जैसे ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. जब कोटा फैक्ट्री शूट करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट करने का पूरा रीजन होगा, क्योंकि क्लॉथ उन्होंने, जैसा मैंने इंटरव्यू में देखा कि किताबें सारी ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है. हम्म। ठीक है. हम्म। तो उनके उसके पीछे का वो रीजन था. पर्टिकुलर कलर एक पर्टिकुलर स्टोरी या मैसेज को पोर्ट्रे करने के लिए दिखाए जाते हैं या यूज हम्म। किए जाते हैं फ्रेम्स में या पिक्चर्स में या वीडियोस में. हम्म। अ, इसके दो तीन कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दो मुझे रिलेटेबल, जो लोगों को पल्ले पड़े. इमोशन कैसे कन्वे किया जा रहा है कलर से, राइट? राइट. ये आपका सवाल है ना। तो बेसिकली जैसे अभी हमने बात करें तो खिलजी वाली, तो पद्मावत आप देखेंगे तो मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट आई थिंक सबने देख रखी है। तो उन्होंने कैसे किया है कि जो खिलजी का वर्ल्ड है वो आप देखोगे तो उसके कलर्स हमेशा ब्लैक, क्योंकि उस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में है। अभी हिस्ट्री तो देखो बहुत है ना ऐसा फैला हुआ हिस्ट्री, मतलब आपको हिस्ट्री में बहुत डीप डाउन जाना पड़ेगा कि कौन कैसा क्या है, और कोई भी आदमी कंप्लीटली अच्छा बुरा वो आप बता ही नहीं सकते, स्पेशली जब वो इतनी राइट. पावरफुल पोजीशन पे है ना। राइट. दोनों राइट. ही, खिलजी है तो वो बादशाह भी था हिंदुस्तान का, है ना। तो राइट. राइट. लेकिन राइट. फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि एक पद्मावती है और उसके पीछे एक आदमी दीवाना है ना, और हाँ. उसका हाँ. पति भी है, और वो किसी भी कीमत पे, तो उनके पीओवी से कहानी है तो वो आदमी इविल हो गया है हाँ. राइट. 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 ऑडियंस के लिए। हम राइट. राइट. हम राइट. खिलजी की जर्नी नहीं देख रहे हैं कि यार खिलजी उसके लिए दीवाना, जैसे हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं ना कि भले ही हमारा हीरो गलत होता है लेकिन राइट. हम राइट. राइट. उसके, जैसे राणा में कुंदन है, हम उसके पर्सपेक्टिव से कहानी देख रहे हैं, तो हाँ. हम उसके साथ है। वो भले ही हाँ. कुछ भी कर रहा है, नशे काट रहा है, उसकी शादी तोड़वा दे रहा है, लेकिन हमें वो राइट. बुरा नहीं लगता, हमें लगता है कि यार ये ठीक है। हमें हाँ. कहीं ना हाँ. कहीं, है ना, क्योंकि हम उसके पीओवी से हैं, हम उसके दिमाग में जो चल रहा है उसके थ्रू हम जा रहे हैं। हम कभी हाँ. जो रायना में जो जोया है, हम उसके पीओवी से नहीं देख रहे हैं कहानी को कि यार उसकी शादी टूट गई, उसके कॉलेज में पीछे पीछे आ गया, वो जब हाँ. स्कूल में है तो स्कूल में के वो टेम्पो में चढ़ के उसका अपना नस काट रहा है, मतलब एक हाँ. लड़की हाँ. के लिए हाँ. बहुत ट्रॉमेटिक ही है। राइट. लेकिन हमने कभी उसके पीओवी से वो चीज देखी ही नहीं, तो हमें वो राइट. रियलाइज नहीं हुआ कि कितना बुरा है। वैसे ही पद्मावत में हम्म. हम इनके पीओवी से देख रहे हैं हम्म. कि यार ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये अभी हिंदुस्तान का बादशाह है, इतना पावरफुल किंग है, और अभी ये आ रहा है इस रानी के लिए। राइट. तो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में वो इविल है, तो इविल को दिखाने के लिए आप देखोगे तो उसका जो स्पेस है हमेशा वो ब्लैक है। हम्म. भले वो इतना रिच किंग है, बट उसका जो जहाँ पे वो बैठता है वो बड़ा अजीब सी जगह है, मतलब एक डंजी सी जगह है, मतलब ऐसा एक लाइट का सोर्स आ रहा है, हार्ड लाइट आ रही है ऊपर से एकदम ऐसा, जिसमें वो कुछ ईवल सा लग रहा है, और है ना हाँ. ब्लैक ब्लैक कपड़े हैं, ब्लैक वेलवेट है, उसका राइट. पूरा राइट. जो राइट. पैलेस है वो भी ब्लैक है। लेकिन जब आप इनके पद्मावत और पद्मावती के महल में जब जाते हो आप, हम्म. चित्तौड़ में या वो जहाँ पे है हम्म. वो हम्म. लोग, तो आप देखोगे वार्म वार्म ग्लो है, सॉफ्ट लाइट है, मस्त ऐसे, है ना, हम्म. एक फ्लिकर है फायर वाला हल्का हल्का सा, आपको बड़ा सूदिंग लगता है वो देखने में। क्योंकि हम हमारे इवोल्यूशन में हम जैसे भी इवॉल्व हुए हैं, हमें हमेशा वार्म लाइट, है ना, सॉफ्ट लाइट, हम्म. थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है ना, कोजी कोजी सा लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एकदम हार्ड लाइट है, मुंह पे ऐसे एक वाइट लाइट गिर रही है तेज धूप की तरह, या अंधेरा है काफी डार्क डार्क सा, तो हमें वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो वो हमारे इमोशन से ऐसे खेला गया। अभी आप इमेजिन करो कि खिलजी में जो पद्मावत फिल्म में अगर सारे ही सेम महल होते हैं
इनका महल भी वार्म ग्लो वाला, इनका महल भी वार्म ग्लो वाला। एंड कपड़े भी दोनों के एक है ना, जैसे अभी वो जो उनका जो हस्बैंड है पद्मावती का, उसके जो जो किंग है रतन सिंह या जो भी नाम है उनका, हाँ 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 हाँ। तो वो उनके ऐसे बेज कलर के हैं कपड़े, बेज है, सॉफ्ट है ना, थोड़ा सा रेड है ये, लेकिन खिलजी को एकदम काला काला वेलवेट हाँ, पहना दिया है। आप इमेजिन करो कि खिलजी को भी वैसे ही कपड़े पहना दिए होते हैं, है ना, और हाँ, वो वैसे स्पेस में होता, फिर आपको उतना उससे डर भी नहीं लगता, ना आपको इतना इवल लगता, वो फिर वो फिल्म बड़ी वैसी हो जाती है ना। अब उसमें और भी चीजें हैं कि उसके आंखों में सूरमा है, जब आप ये देखोगे कि सूरमा तो खैर और भी उसके है कॉन्टेक्स्ट, बट जैसे वो खली बली में जब वो डांस कर रहा है, तो आप देखोगे नीचे से उसके फेस पे लाइट है, नीचे से। तो जब नीचे से लाइट होती है तो फेस ना बहुत अनयूजुअल लगता है, क्योंकि अगेन इवोल्यूशन में हमने कभी फेस को नीचे से लाइट देखी ही नहीं है फेस पे। हमारा जो सन है वो हाँ हमेशा हाँ ऐसे हाँ हाँ घूमता है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे घूमता है वो। आप रात में जब अब वो लोग आग जला के बैठते होंगे आग के पास, तब वो दिखता होगा कि थोड़ा, बट वो फिर भी नीचे तो नहीं है, वो सामने मतलब ना आग कहीं सामने आ जाती है, नीचे से हमने फेस को कभी देखा नहीं है लाइट। तो जब भी हम देखते हैं ना, तो हमारा कहीं तो कुछ एक वायर है जो थोड़ा सा वो होता है कि यार अनकंफर्टेबल होता है कि यार ये कुछ करेक्ट नहीं है। तो आप देखोगे कि उसको भी ये नीचे से लाइट किया, या कहीं भी हमें इवल दिखाना होता है, या कोई हॉरर फिल्म होती है, आप देखोगे वो किसी तो फिल्म में वो टॉर्च में ऐसे रख के चल रही थी वो औरत, तो नीचे से जब लाइट आती है, तो ये है कि लाइट का प्लेसमेंट ही आपके फेस को कितना इवल कर सकता है। जैसे गॉडफादर में है कि आंखें छुप गई हैं, नीचे से किया तो थोड़ा सा और कुछ अजीब सा लग रहा है, जो आपको आपको कहीं ना कहीं तो वो तकलीफ दे रहा है। हम्म। आप उसको देख के आप बहुत नेचुरल मतलब नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। राइट। तो ये अपना एक कलर, हम कलर पे बात कर रहे थे, तो ये एक क्लासिक सा एग्जांपल जो सबने देखी हुई फिल्म है। हम्म फिर आप एक और एग्जांपल है, जैसे उड़ान फिल्म है, उड़ान में हम बाकी चीजों पे भी बात कर सकते हैं, उड़ान भी सबने देखी ही होगी। तो उड़ान जो है वो बड़ा उसका इंटीमेट वर्ल्ड है, थोड़ी हम्म इंटीमेसी है कहानी में, हम्म हम बहुत पास से उसको देख पाते हैं, क्योंकि वो कहानी भी उस एक टीनेजर बच्चे की है ना, राइट। उसके बाप से जो चल रहा है। तो एंड जो जो लोकेशन उन्होंने ली है, आप देखो कि वो लोकेशन कहीं भी हो सकती थी, हाँ कि वो हो सकता था कि कहीं मोहल्ले में रहते हो जहाँ पे बाकी और भी फैमिलीज रहती हैं, खाली उसी के घर में उसकी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो एक इंडस्ट्रियल टाउन लिया है। हाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप का क्या होता है ना, कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो बड़े से ऐसे रूखे रूखे से, वो अच्छे से प्लान है, डिजाइंड है, लेकिन कुछ तो एक रूखापन है उनमें, है ना, एक खाली खाली से है, क्योंकि हमें आदत है लोगों को देखने की, तो एक मेलनकली है। आप देखो तो उसको शूट भी किया है, वो मॉनसून टाइप उसमें शूट किया है, हमेशा ओवरकास्ट लाइटिंग है, थोड़ी सी ग्लूमी लाइटिंग है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी ग्लूमी हाँ लाइटिंग है, वो हाँ हाँ सॉफ्ट हाँ। आपको बहुत अच्छा अच्छा फील नहीं कराता, आपको थोड़ा सा एक उदासी सी फील होती है। उदासी सी फील होती है। उसके लाइटिंग में, ओवरऑल लाइटिंग के टोन में आपको एक ब्लूइश टिंट है, ब्लू। तो उसको एक ना एक मेलनकली दी है उस फिल्म को, उसमें एक उदासी का जो मूड है वो कन्वे होता है उसके कलर के टोन से, उसकी लाइटिंग से। उसके स्पेसेस जो लिए हैं आप देखो कि बहुत ऐसे चमकदार स्पेसेस नहीं है, वो थोड़े जो होते हैं ना सरकारी बिल्डिंग टाइप के, जो ओल्ड टाउनशिप के हाँ ना हाँ हाँ थोड़े से ऐसे खस्ता हाल बिल्डिंग है, हाँ थोड़ा टेक्सचर है दीवारों पे कि वो 5-6 साल पहले पेंट हुआ था, अभी उखड़ रहा है हल्का हल्का सा, हाँ है ना। आप वो कैमरा भी देखोगे तो उन्होंने 16 mm कैमरा यूज किया है, जो थोड़ा और ऐसा दिखाता है, और हाँ टाइट कर देता है चीजों को। हाँ आप मतलब एक 50 mm लेंस आप सुपर 35 पे लगाओ या लार्ज फॉर्मेट पे लगाओ तो इमेज थोड़ी बड़ी दिखती है। जैसे हाँ लार्ज फॉर्मेट आप फॉर एग्जांपल, आप जैसे कल की फिल्म है, कल की ये 65 mm पे शूट हुई है, नोलान जो है 65 mm पे करता है IMAX पे, आपको ये बड़ा दिखता है, बड़ा बड़ा, हाँ। है ना, आप एक पूरा वर्ल्ड खुल जाता है आपके सामने। ओके। लेकिन उड़ान उसका मतलब 16 mm मतलब बहुत उसका छोटा 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 सेंसर है, तो आप खुलता नहीं है एकदम, आप इंटीमेसी आ जाती है उसमें। हाँ, ब्लॉक तो कर वो देते हैं आप। तो बजट भी एक रीजन रहा होगा, क्योंकि 16 mm थोड़ा चीपर होता है उस टाइम पे, वो फिल्म पे शूट हुई थी, क्योंकि हाँ 12-15 साल हो गए हैं आई गेस, तो उस टाइम पे डिजिटल इतना आया नहीं था, तो 16 mm पे उन लोगों ने हाँ किया है। हाँ एंड 16 mm पे फिर वो ना हैंडल्ड भी है, क्योंकि हाँ हैंडल्ड में भी एक इंटीमेसी है कि आपका कैमरा हमेशा ना बहुत कैरेक्टर के साथ उसको फॉलो कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे जैसे हम उधर ही हैं, जैसे हम चलते हैं तो हम कैसे देखते हैं, हम बड़े से फ्लोट करते हुए नहीं देखते, कि हम हवा में तैरते हुए नहीं देखते, हम चलते हुए देखते हैं, हम ऐसे ऐसे देखते हैं। तो हम्म कैमरा भी ऐसे ही देख रहा हम्म है ना। तो एक एक इंटीमेसी लाने के लिए उसको, उसमें चाहते तो वो जिब आप ले आओगे, बट जिब की जरूरत है क्या उसमें, इमोशन वाइज भी, हम्म। बजट तो एक रीजन है ही। उड़ान में मुझे नहीं लगता कि जिप की कहीं जरूरत थी, है ना, जिप वो क्या हैंडल होता है भाई? वाली व्हाट इज जिप? जिप, बट जो बड़ी सी क्रेन होती है, जिम्मी जिप जिसको बोलते हैं, बड़ी सी क्रेन होती है, जैसे एक तो क्रेन होती है बड़ी जिसपे आदमी बैठ के ऑपरेट करता है, ओके। जैसे मैं जाऊंगा तो कैमरा भी लगा रहेगा, मैं एक सीट रहेगी जिसमें मैं बैठ जाऊंगा, एंड वो फिर कहीं भी ऊपर नीचे जा सकता है, और मैं बैठ के कैमरा को भी ऑपरेट कर रहा हूँ साथ में। लेकिन जो जिब है, जिब का जो कंट्रोल है वो पूरा नीचे रहता है,
जिब को आप नीचे से ऑपरेट करते हो, जिब में आपके बैठने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही लाइट वेट होता है कंपेयर टू अ क्रेन। तो वो कैमरा जो है काफी इधर उधर जा सकता है, थोड़ा सा स्पीड भी आप फास्ट कर सकते हो, आप एक आदमी को बिठा के बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकते। राइट। तो वो कैमरा है, और वो कैमरा पूरा 360 भी घूम जाता है, वो ये लेफ्ट पैन डच टिल्ट जो भी करना है कर लेता है। तो जिब आपने मोस्टली राइट। इवेंट्स में देखा होगा, आजकल शादियों में भी लोग यूज करते हैं, राइट। तो इवेंट्स में और ये सब है। भाई अभी जब आप पद्मावत के बारे में बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक सवाल आया। आपने जब बोला कि वो लाइट नीचे से मारते हैं, तो वो बहुत अनयूजुअल लगता है, बिकॉज हमें हम्म आदत नहीं है लोगों के चेहरे देखने की जब लाइट नीचे से आ रही। हम्म। ठीक है। तो और वो अनयूजुअलनेस पोर्ट्रे करती है किसी तरीके की मिस्ट्री या रूथलेसनेस या जो भी उस आदमी के बारे में हमें पोर्ट्रे करना राइट। मूवी के अंदर। द क्वेश्चन दैट आई हैव इज कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिनेमा ने स्टीरियोटाइप की हुई हैं। हम्म। ठीक है। हम्म जैसे जब आपने बोला कि खिलजी को उस तरीके के कपड़े पहना दिए हैं काले, इविल दिखाने के लिए, फलाने को वेलवेट वाले ऐसे इस तरीके के पहनाए हुए हैं, तो ये नोशन कि एक तरीके के कपड़े पहने हुए अगर ये आदमी खड़ा है तो ये एक तरीके से ही लगेगा, हम्म। ये लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से उतना नहीं पता लगता है। ये लार्जली सिनेमा का आउटकम है कि सिनेमा वो चीज प्री कंसीव्ड नोशन की तरह हमारे दिमाग में बिठा देता है। हम्म क्योंकि जब हम सिनेमा कंज्यूम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का विजुअल आर्ट फॉर्म कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट फिल्स द गैप बिटवीन आवर लाइफ एंड द एक्सपीरियंस। सबको, हर इंसान को हर चीज एक्सपीरियंस तो होती नहीं जिंदगी में। जैसे सबको नहीं मालूम है कि सब लोग स्विट्जरलैंड तो नहीं गए हैं, हम्म। लेकिन यशराज ने पूरे हिंदुस्तान को स्विट्जरलैंड दिखाया है। राइट। तो स्विट्जरलैंड में किस तरीके के पहाड़ हैं, किस तरीके के घास के मैदान हैं, किस तरीके से वहां आदमी कम गाय ज्यादा वाला हिसाब है, हम्म ये सारी चीजें वहां जाए बगैर हमारे दिमाग में वो सारे नोशंस क्रिएट हो गए हैं हम्म। ड्यू टू सिनेमा। सिनेमा ने वो जो हमारा गैप था वो फिल कर दिया है। राइट। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि व्हाई इज इट लाइक दैट दैट पीपल हु आर इन द आर्ट इंडस्ट्री दे वांट टू पोर्ट्रे थिंग्स इन अ सर्टेन वे। लाइक हम्म ये थोड़ा सा पॉलिटिकल डोमेन में चला गया सवाल। मैं हम्म इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक डोमेन में लेके आता हूँ अगर खींच के लाऊं तो। हम्म। इविलनेस दिखाने के लिए काला ही कपड़ा क्यों चाहिए? मतलब वाह। एक तरीके का इमोशन दिखाने के लिए एक तरीके के रंग का ही इस्तेमाल क्यों जरूरी है? कि और ये हु केम अप ऑल विद ऑल दीज आइडियाज? क्योंकि सिनेमाटोग्राफी एज एन आर्ट या डायरेक्शन या फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट इवॉल्व होते होते भी तो इस दुनिया में आई है। हम्म। ठीक है। डे वन से हम्म। तो ये सब नई लोगों के दिमाग में चीजें होंगी जब पहली पिक्चर बना रहे होंगे। तो राइट। धीरे धीरे करके उन्होंने फिगर आउट किया होगा। और क्योंकि ये ऐसा मीडियम है जहां पे ऑडियंस के रिएक्शन से आपको पता लगता है राइट। कि उसको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इसके कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो होते होंगे दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने तो बैठ के धीरे धीरे करके ये चीजें सोची होंगी कि यार ये ऐसे नहीं चल रहा है, इसको ऐसे करके देखते हैं तो शायद ये इमोशन पोर्ट्रे हो पाए। राइट। खिलजी को राइट। काला पहना के देखें, क्योंकि राइट। डेंजर तो लाल से भी दिख सकता है। तो ये क्या चीज है? तो मुझे लगता है कि सिनेमा तो बहुत कंटेम्प्रेरी चीज है, उसका हिस्ट्री आप देखो तो मतलब 120 150 साल वॉट एवर जो है ना, 100 150 साल पुराना मीडियम है, उससे पहले तो नहीं था। लेकिन पेंटिंग जो आप देखते हो, पेंटिंग बहुत पुराना मीडियम है, पेंटिंग्स तो हम कब से करते आ रहे हैं, और पेंटिंग्स में कलर्स जो हैं वो आप देखोगे तो पुरानी पेंटिंग में आपको दिखेगा। तो जो रेनेसा के टाइम के जो पेंटर्स है, उन्होंने लाइट को भी बहुत अच्छे से पकड़ा है। तो लाइट और कलर्स जो हैं वो आप पेंटिंग्स में आपको दिखेगा। तो सिनेमा के लिए तो हमेशा, लाइक हम लोग भी जब कुछ करते हैं तो हम अगेन पेंटिंग पे जाते हैं हाँ। कि यार पेंटिंग में क्या है। जैसे इवन पद्मावत का भी आप, इनका सुधीर चटर्जी का एक इंटरव्यू देखोगे तो पद्मावत के एक सीन के लिए एक कोई पेंटिंग है इनकी, अबिंद्रनाथ टैगोर की कोई पेंटिंग है जो उनका एक रेफरेंस पॉइंट थी। तो हम्म। चाहिए तो मैं आपको पेंटिंग भी भेजूंगा। तो पद्मावत में भी उन्होंने पेंटिंग से, जैसे देवदास में आप देखोगे, देवदास में वो जो गाना है जिसमें वो पाँव में कांटा चुभ जाता है और वो निकालता है, वो कुछ तो उनका रोमांस वाला गाना है देवदास और हम्म। अम, ऐश्वर्या राय का। तो वो भी एक पेंटिंग है, राजा क्या नाम है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। तो हम्म। पेंटिंग हमारे लिए बहुत एक वाह है। अब पेंटिंग में ये कलर का थ्योरी कहाँ से आया, वो तो ये है कि अगेन इवोल्यूशन ही है कि नेचर में हमने जिस कलर को जिस तरह से देखा, हम धीरे धीरे हमारे उसके लिए कुछ सर्टेन फीलिंग आते गए उस कलर के लिए।
जैसे रेड जो है वो हमेशा ऐसे खतरे का कलर होता है ना, क्योंकि ब्लड है, डेंजर है। कई बार रेड को लव के लिए भी यूज किया जाता है, पैशन के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि अगेन वो खून के बड़ा करीब है वो दोनों, है ना, हम्म, इमोशन एंड वो कलर भी। फिर येलो जो है, येलो को आप बड़ा जॉय का कलर है, हम्म, क्योंकि आप अपने अराउंड ना आपने येलो मोस्टली जो देखा है वो फ्लावर्स में देखा है, ये सूरजमुखी का फूल, ये गेंदे का फूल, ये आपने येलो को कभी ऐसा बहुत खतरनाक कुछ उसमें देखा नहीं है, हम्म, राइट? कि तो एक येलो को लेके हमारा एक सर्टेन एक इमोशन है हमारे दिमाग में, है हम्म, ना। ब्लू है जो काम का कलर है ना, हम्म, थोड़ा सीरीन कलर है, आपको काम करता है, क्योंकि आप समंदर जाते हैं तो समंदर आपको शांत करता है, लेकिन समंदर में एक ब्लू कलर है। आप हम्म, एक साफ आसमान देखते हैं तो आसमान में ब्लू कलर है जो आपको अगेन शांत करता है ना। हम्म, तो ये मुझे लगता है कि ये हम जब से इवॉल्व हुए हैं धीरे 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 धीरे, वैसे ही हमारे एकदम बहुत डीप डाउन हमारी वायरिंग में ये कलर को लेके कुछ इमोशन है। तो वहीं राइट, से हम इसको बार बार पकड़ पकड़ के हम लेके आते हैं। और वो लाइटिंग भी सेम चीज है, जैसे क्यों बोलते हैं कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों बोलते हैं कि रात में व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए घर में। राइट, रात में आपको व्हाइट लाइट ना वो आपको पसंद भी नहीं आती। आप घर में अगर पर्सनली अगर मुझे कहीं पे जाऊं मैं और रात में मुझे वो ट्यूब लाइट दिख रही है, व्हाइट लाइट दिख रही है, एलईडी, मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे चाहिए वार्म वार्म लाइट चाहिए, एकदम ग्लो, वो बल्ब वाला या ऐसा ना, थोड़ा हाँ, वो हाँ, कोजी लगता है मुझे। मुझे लगता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगेन इतने सालों की जो हमारा जो इवोल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग रात में हम आग के पास थे हमेशा। मतलब आज से आप 100 साल पहले तक जाओ तो हम वार्म सोर्स तक ही सीमित थे, क्योंकि ट्यूबलाइट भी बल्ब के बाद आई है। ट्यूब राइट, सबसे पहले तो बल्ब आया, बल्ब के वो पहले और ये सब चीजें आई थी, क्या कहते हैं अपना, जो भी लैंप, चिमनी, राइट, राइट, मशाल, राइट, वॉटेवर, है ना। तो राइट, एक वार्म सोर्स, हम वार्म सोर्स से ज्यादा फेमिलियर हैं रात में। तो राइट, उसी राइट, को राइट, हम अगेन निकाल निकाल के वापस हम लोग उसी पे खेलते जाते हैं, क्योंकि उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। आप जो चीजें हाँ, इतने, पता नहीं कितनी पुरानी हमारी हिस्ट्री है, मतलब हर साल कुछ नया एक राइट, खोज होती है और हमें पता पड़ता है अच्छा इतनी पुरानी हिस्ट्री है हमारी। तो हम्म, इतने सालों से जो चलता आ रहा था, आप उसको पिछले 100-200 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुए आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट, तो राइट। भाई एक चीज मैं और सवाल पूछ रहा था कि ये जो स्टोरी टेलिंग का मीडियम है, हम्म। मैंने मतलब फर्स्ट हैंड ही एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से आप नैरेटिव को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम्म अभी जब आप रांझना का एग्जाम्पल दे रहे थे थोड़ी देर पहले, कि रांझना में वो निहायत ही जाहिलाना हरकतें करता है वो इंसान, हम्म लेकिन क्योंकि कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, ठीक ठाक म्यूजिक है बैकग्राउंड में, वही हम्म नरेट कर रहा है ना, तो हम्म हमें वो आदमी इविल नहीं लगता। राइट। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू टेल whoever is watching this, why is it important to have a protagonist and an antagonist in a movie? Why is it important? Because largely लोग दुनिया में ग्रे होते हैं, पूरा evil कोई नहीं है और पूरा सेंट भी कोई नहीं है। हम्म। ठीक है, तो ये इतना जरूरी क्यों है? इज इट, क्या इसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों को मंडेन जिंदगी से थोड़ा सा, पूरी जिंदगी जो उनकी क्योटिक है, कंफ्यूज्ड है, तो उनको हम्म कम से कम जो सिनेमा कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी चाहिए? क्लैरिटी चाहिए, करेक्ट। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जो फिल्में हैं वो एंटरटेन करने का मीडियम है, स्पेशली हमारी कंट्री में तो ऐसा है ना। ओके, एजुकेट करने के लिए जो फिल्में बनती है वो सरकार बनाती है, बाकी देशों में, हमारे यहाँ तो कुछ अलग बन रहा है। राइट, लेकिन जो जो सरकारें जो बनाती है, भले वो डॉक्यूमेंट्री हो या जो भी फिल्में हो, वो उनका एक अलग पर्पज है। वो ऐसा, उसके लिए कोई आदमी थिएटर में जाके पैसे दे के देख नहीं रहा है। आदमी जब हफ्ते में 5-6 दिन काम करता है तो वो छठे सातवें दिन जब वो है ना अपने थकान को सब भूल के वो जाता है थिएटर, तो वो चाहता है कि यार उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना दे लाइफ में, है ना। वो आप सर्कस ही समझ लो, सुनने में बुरा लगता है लेकिन सर्कस बहुत अच्छी विधा है वैसे। तो सर्कस है, मैजिक शो है, वैसी फिल्म भी है। जब वो थिएटर में पैसे दे के जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसको वहां पे ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ना उसको ज्यादा कन्फ्यूजन चाहिए। तो जो पॉपुलर जो मेन स्ट्रीम फिल्म है उसी में आप देखोगे ऐसा कि एक इवल है, एक प्रोटेगनिस्ट है, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो हमें अलाइन करना है। एंड इनहेरेंटली तो हमें सबको यही लगता है कि हम बड़े अच्छे इंसान हैं अंदर से, सबको यही लगता है, कोई अपनी खामियां देख नहीं पाता। तो वो ऐसे आदमी के साथ ही अलाइन करेंगे जो पॉजिटिव ट्रेट्स वाला है, या है राइट, ना इस तरह के। तो एक प्रोटेगनिस्ट रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल थोड़ी राइटिंग और स्मार्ट हो गई है, तो
एंटागोनिस्ट ऐसे आ रहे हैं जो बहुत इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दे मेक सेंस, तो अभी ऑडियंस उसकी तरफ भी जा रही है, ऑडियंस को लगता है कि यार ये बातें तो ये भी ठीक कर रहा है, जैसे जोकर था या है ना, इवन थानोस की भी लोग राइट 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 अलाइन राइट करते हैं राइट। उससे। तो ये है, लेकिन आप जो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है जो जो एक बहुत ही न्यूएंस्ड फिल्म है, आप वहां देखोगे तो वहां पे इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखेंगी, आपको सारे ही कैरेक्टर ग्रे दिखेंगे। जो प्रोटेगनिस्ट है, क्योंकि प्रोटेगनिस्ट तो कोई एक रहेगा, क्योंकि आप किसी के पीओवी से तो फिल्म देखोगे, किसी की तो आप जर्नी फॉलो करोगे। हर राइट सीन में अगर आपका कैरेक्टर बदलता ही जा रहा है, आपको आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी कहानी फॉलो कर रहा हूँ। वैसी भी फिल्में होती हैं कई बार, हाँ है ना, कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिख रही है, वो एक अलग जॉनरा है अपने आप में, एक अलग स्टोरी टेलिंग है। बट हम एक क्लासिक उसकी बात कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर रहता है और वही प्रोटेगनिस्ट है। अब वो अच्छा है बुरा है, वो थोड़ा ग्रे ही रहता है, अगर आप बहुत ही हम्म इस तरह की फिल्में देखें जो थोड़ी इंटेलिजेंट फिल्में हैं, या है ना, जो अपने फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाती है, या मतलब स्पेशली वो फिल्में जब अपने थिएटर में लगेगी तो बहुत कम लोग हैं जो उसके लिए टिकट लेके देखने जाएंगे। राइट तो हाँ। राइट राइट। भाई अभी आपने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि लोगों को कोई तो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए और वो चाहते हैं कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो लोगों को एक हीरो चाहिए ही होता है। हम्म। लेकिन भाई, और जैसे आपने बोला कि आजकल कहानियां ऐसी लिखी जाती हैं जहां पे एंटैगनिस्ट को भी लोग फॉलो करने लगते हैं। हम्म। ठीक है। एक एक और यहाँ पे टर्म है एंटी हीरो का, हाँ हाँ। जो एक कैरेक्टर ग्रे दिखाया जाता है इनहेरेंटली, राइट और लोगों को वो बड़ा एंटाइज करता है, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है कभी कभी, राइट। कि मेरे अंदर अच्छा, और मतलब जैसे मैंने सेक्रेड गेम्स सिर्फ नवाज के लिए देखा है। राइट। नवाज वहां पे कहीं कहीं बहुत बहुत कायदे की बात भी कर रहा है, बहुत अच्छी हाँ बात भी कर रहा है, कहीं कहीं बहुत अच्छा भी है किन्हीं किन्हीं चीजों में। मतलब वो हाँ। बंदा सेक्युलर है, कि हिंदू मुसलमान दोनों है गैंग में उसकी, एंड ही इज अ राइट। गैंगस्टर टू एट द सेम टाइम। हम्म। ठीक है। तो ये जो कल्चर शिफ्ट अब हम देख रहे हैं, कि जो पहले लोगों को केवल एक पिक्चर के अंदर हीरो ही पसंद आता था, हम्म। अब ये सडनली जो मास कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, लाइकिंग द एंटैगनिस्ट एंड एंटी हीरो, इसका क्या बहुत बड़ा रीजन है? एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, कुछ स्टैट्स थे उसमें, जिसमें मुझे पता लगा दैट न्यूरोटिज्म इज ऑल टाइम हाई, डिसएग्रीएबलनेस इज ऑल टाइम हाई इन दिस वर्ल्ड राइट। हम्म। लोग अब पहले से बहुत ज्यादा डिसएग्री करते हैं। हम्म। एक जमाने में लोग डिसएग्री करने से बचते थे, क्योंकि डिसएग्रीमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट, हम्म। हमारे माँ बाप के जमाने में। ठीक है। लेकिन अब लोग अपने बॉस से भी डिसएग्री कर जाते हैं। आप पहले हम्म। सोचते थे कि आप किसके सामने बैठे हो, हम्म। आप क्वेरल बचाने के चक्कर में डिसएग्री नहीं करते थे, अब लेकिन करते हैं लोग। उनकी अपनी प्रेफरेंसेस है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका ये है, उनका वो है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज, कुड दिस डिसएग्रीएबिलिटी could be one of the reason why people are moving towards these kind of character, कि भाई उनको एनिमल के अंदर बॉबी देओल पसंद आ रहा है, हम्म। क्रूएल तो आदमी जो। हाँ, तो मुझे लगता है डिसएग्रीबिलिटी की हम बात कर लेते हैं पहले, कि मुझे लगता है कि वो ज्यादातर वहीं हो रहा है जहां पे हम मेट्रो सिटीज में हैं। हम्म अगर आप जाओगे छोटे शहरों के छोटे मोहल्लों में या गांवों में, वहां पे अगेन अभी भी वो जो कबीलाई मेंटेलिटी होती है कि आप एक कबीले के आदमी हो और आपको उस इंसान हो और आपको सारी वो बातें माननी पड़ेंगी जो वहां पे मानी जा रही हैं। अगर आप उससे आप डिसएग्री करोगे तो आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। हम्म और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में भी वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी कबीलाई मानसिकता थी उनके सर्कल में भी, क्योंकि छोटे छोटे सर्कल होते थे, हम्म उनके 4-5 रिश्तेदार थे, उनके 2-3 दोस्त थे, और उनके साथ ही उनको जिंदगी भर निभा के रखनी थी, क्योंकि और कोई स्कोप नहीं कि वो कुछ नए दोस्त बना लेंगे, क्योंकि वो जहां पैदा हुए वहीं पे वो रह रहे, पढ़ाई की वहीं पे, नौकरी कर रहे थे, वहीं पे उनको मरना भी था। ज्यादा राइट लाइफ में स्कोप नहीं था कि चीजें बदलेंगी। अभी जो टाइम है हमारा, हमें हमें खुद को नहीं पता कि हम 5 साल बाद कहाँ होने वाले हैं। आप खुद राइट। अपनी लाइफ देखो या मैं अपनी लाइफ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि 5 साल पहले जो मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे, अभी मेरा अब उनसे नहीं है। बहुत कम इंटरेक्शन है। मतलब ऐसा हाँ, नहीं है कि कोई हमारा कुछ मनमुटाव है, लेकिन इंटरेक्शन बहुत कम है, क्योंकि हमारी लाइफ अलग अलग हो गई है। हम्म अभी जो मेरे दोस्त है, मुझे कोई श्योरिटी नहीं कि 5 साल बाद वो मेरे दोस्त होंगे, क्योंकि मैं इसी शहर में हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो ऐसे टाइम, मतलब जहाँ पे इतना डायनेमिक शिफ्ट है हर चीज में, वहां पे फिर आपकी एक इंडिविजुअलिटी है जो आपको संभाल के रखनी है, और आप हो भी सकते, बोल भी सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। हम्म आपको अब किसी के भरोसे, पहले ना वो कंफर्मेशन बायस की वो जो
अभी भी जब हम अपने गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे आपको उनकी बातें माननी पड़ती है, आप नहीं मानोगे तो वो आउटकास्ट करने का खतरा हम्म, है ना। तो वहां पे आपको मानना पड़ेगा अगर आपको वो बिलोंगिंगनेस चाहिए। बट हम जिस स्पेस में है अभी मेट्रो सिटीज में, वहां पे बिलोंगिंगनेस तो थोड़ी कम है, लेकिन फ्रीडम अपने पास ज्यादा है। हमारे पास हर चीज की फ्रीडम है, हम किसी के, है ना, इवन नौकरी में भी हमारे पास ऐसा है कि यार आज हमें नहीं जम रहा है तो हमें कोई इतना डर नहीं है कि यार कल को क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ऑप्शन है, कुछ ना कुछ कर ही सकता है हम्म, आदमी, राइट। तो ऐसे खाने पीने के लाले नहीं पड़ जाते हैं। तो जब ये चीजें सॉर्ट हो जाती तो आदमी फिर मुझे लगता है कि अपनी बात रख सकता है, वो डिसएग्री भी कर सकता है। जब ये सारी चीज, ये प्राइमल फियर है ना कि मेरा खाना पीना कैसे होगा, या मुझे कंपनी लोगों की संगत नहीं मिलेगी, मुझे आउटकास्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आउटकास्ट होना सिर्फ एक इमोशनल वो डिटैचमेंट नहीं है बाकी लोगों से, वो और भी चीजें हैं कि आप कम्युनल लोग आप डिटैचमेंट है पूरी तरीके से। कम्युनल डिटैचमेंट। और वो बहुत, जब छोटी कम्युनिटी में आप रहते हो गांवों में या छोटे शहरों में, तो वो बहुत मेजर आपको अफेक्ट करता है कि हम्म, आपके आपकी जो बीमारी होती है घर में, शादी वादी मौत वो जो भी होता है, यही लोग आते हैं, ये लोग आपको हेल्प करते हैं, ये आपस में कम्युनिटी एग्जैक्टली, होती है। राइट, आप शहर में आपके यहाँ पे शादी है तो आप मैन पावर हायर कर लोगे, लेकिन हाँ, गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव में लोग ही आते हैं, वो कुछ वो प्याज काट रहा है, वो लहसुन छील रहा है, वो कर रहा है, ऐसे काम होता है। वहां पे आप ये नहीं कर सकते, है ना। तो वहां पे एक बिलोंगिंगनेस है, तो वहां पे आप, तो यही मुझे लगता है कि आज से 20-25 साल पहले यही चीजें शहरों में भी प्ले आउट हो रही थी, बट अभी काफी चीजें बदल गई हैं, राइट। तो ये हमारा डिसएग्री करने वाला जो हमारा बात था। दूसरा जो था कि लोगों को एंटी हीरो क्यों पसंद आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका पीछे कहीं ना कहीं ये है कि हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो होता ना कि जब आजादी मिली तब हमारे जो नेता थे, जो हमारे लोग थे, वो बड़े एक आदर्शवादी लोग थे। उनको हम्म, लगता था कि हम एक आदर्श सोसाइटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, हमारा देश वैसा रहेगा, आदर्शों पर चलने वाले लोग थे। तो उस तरह की आप फिल्में भी देखो, हीरो भी देखो, तो बड़े आदर्शवादी लोग थे। लेकिन धीरे 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 जैसे हम वो सलीम जावेद के उसमें देखते हैं कि कैसे वो फिर लोगों में ना फिर बेरोजगारी बढ़ती गई, देश उस तरह से 20-22 साल बाद, 25 साल बाद देश उस तरह से बढ़ा नहीं जिस तरह से लोगों को होप थी। हम्म, एंड है ना कि लोगों के अंदर जो ये सारी उसके लिए गुस्सा था, उसी को वो फिर वो एंग्री यंग मैन आया उससे, हम्म, राइट। राइट, फिर राइट, राइट, बाद राइट, में राइट, हम जब अर्ली 2090s में हमें वापस एक होप आई थी कि हमें लगता था कि हम कुछ इस देश में बदल रहा है। अब देश अब अभी डेवलपिंग है बस, बट लेकिन अभी वो डेवलप में आ जाएगा। जब अब्दुल कलाम बोलते थे कि हम तो 2020 में सुपर पावर बन जाएंगे, है हम्म, ना। लेकिन फिर अब जब हम 2025 में आके देखते हैं कि ये तो फ्यूचर है, हम 20-25 साल पहले हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये तो फ्यूचर, अब हम फ्यूचर में आ गए। तो हम देखते हैं कि दूसरे देश तो फ्यूचर में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जी रहे हैं। हम तो अभी भी वही गड्ढे वाली सड़क है, वही बहुत बेसिक है ना सरकारी हॉस्पिटल है, मतलब वही बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है लाइफ की। तो लोगों में निराशा है, तो लोगों को समझ में आया कि यार ये उसूल आदर्श, है ना, ये इनसे ज्यादा काम चल नहीं रहा है। तो फिर वो ऐसे लोगों से रिलेट करते हैं जो अपने मन की कर रहे हैं, हम्म, जो किसी भी कीमत पे जो चीजें जो चाहिए वो छीन ले रहे हैं, जो पा ले रहे हैं। तो आप देखो ना, फिर वो केजीएफ है, पुष्पा है, ये वही लोग है कहीं ना कहीं जो दीवार में अमिताभ बच्चन था, राइट, उनकी मानसिकता वही है। लाइक वो राइट, घुमा फिरा के बात नहीं करते, वो उनके मन में जो है वो बोलते हैं। एंड एनिमल में भी वही है कि वो अपने बाप से जिस तरह से बात कर पा रहा है हाँ, बहुत लोगों की फैंटेसी है कि अपने हाँ, बाप से ऐसे बात कर ले, राइट। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी है ना कि आपके मन में जो दबी हुई फैंटेसी है, कोई आदमी जी रहा है आपके लिए, तो आप हम्म, 2-3 घंटे के लिए तो आप ये हो जाते हो ना कि यार ये आदमी, मजा आ भले ही गया, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अब जैसे पुष्पा है, वो अपने कोई वो बॉस आ रहा है तो वो ना उठता भी नहीं है उसके लिए, पाँव फैला के बैठा है। तो वो हाँ, तो बोलता है कि जितनी सैलरी तुम दे रहे हो उसने में मैं सलाम नहीं करूंगा, सिर्फ काम करूंगा। हाँ, 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 तो ना लोगों को लगता है वाह यार, ये ऐसी लाइफ जीनी है, भले ही वो जी ना पाए, राइट, बट एक सपना तो है, हाँ, एक सपना तो दिखाया जा रहा है। जैसे राइट, अभी राइट, आप किसी को श्याम बेनेगल, अभी उसी क्लास के आदमी को आप श्याम बेनेगल की फिल्म दिखा दो, जो उसी उसमें भी एक सर्टेन क्लास, उसी क्लास का आदमी है, जो बेचारा जो रियलिटी है, जो दुख दर्द झेल रहा है, जो अपना पूरी लाइफ में सफरिंग है, और उसकी कोई बहुत अच्छी एंडिंग भी नहीं होती। वो एंडिंग भी ऐसी होती है कि यार आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ, है ना। अभी उसी आदमी को आप वो फिल्म दिखाओ तो वो बोलेगा कि यार ये तो मैं हर पल जी रहा हूँ, मुझे क्या करना है इससे, है ना, मुझे अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जाने दो। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड है जो एनिमल है, पुष्पा है। बट भाई डोंट यू थिंक कि लिविंग इन दैट वर्ल्ड इज नॉट एक्चुअली द आइडियल थिंग दैट वी एज ह्यूमन शुड बी डूइंग, बिकॉज हम जितना रियलिटी से सिक्लूड हो जाते हैं, जितना दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हेट वाचिंग दीज मूवीज। आई डोंट लाइक दैम। हम्म। आई डोंट लाइक वाचिंग एनिमल, आई डोंट लाइक वाचिंग केजीएफ, आई डोंट लाइक पुष्पा। मैंने केजीएफ पुष्पा देखी भी नहीं है, एनिमल देखी थी,
विच वाज मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं एंटरटेन नहीं हुआ था। हाँ, सर हम्म पैर नहीं था मूवी का, ये मैं मानता। हम्म एंटरटेनिंग तो थी मूवी, वही। मैं मानता हूँ ये बात। जैसे कल मैं जॉली एलएलबी 3 देखने गया था, हाँ हाँ, ठीक है। कैसी है? मतलब कुछ सीन्स अच्छे हैं, कुछ थोड़ा ह्यूमर है, क्योंकि कंपनी भी थी मेरे साथ, तो मेरे साथ जो गए थे वो एक लॉयर भी हैं, तो वो काफी रिलेट कर पा रही थी। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से ठीक लगी, लेकिन ऑन द होल अगर मुझे पिक्चर को जज करना हो, मैं अब दोबारा नहीं देखूंगा वो मूवी। इतना मजा नहीं आया मुझे देख के, बहुत ज्यादा मेलो ड्रामेटिक कर दी उन्होंने। हम्म ठीक है। हम्म। जैसे अभी यहाँ पे ब्लूपर दे देंगे हम, उससे अच्छा रहने देते हैं। लोगों राइट को राइट लगेगा राइट कि यार पहले से कहानी लीक कर दी। राइट। लेकिन जो दुनिया उसमें दिखाई है और जिस तरीके से इंसाफ होता है कोर्ट के अंदर, रियलिटी बहुत अलग है। हम्म। रियलिटी बिल्कुल इतनी आइसोलेटेड है, जैसे उस मूवी में ये दिखा दिया कि भाई एक हमारे लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक गरीब महिला एक अरबपति आदमी के सामने केस जीत गई। नहीं है हम्म पॉसिबल भाई। और क्योंकि मैं एक लॉयर के साथ गया था, तब तो मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली श्योर हूं नहीं है पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये हम्म हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। हम्म तो मेरा सवाल ये है, ये बहुत लंबी डिबेट रही है हमेशा से कि सिनेमा समाज में बिना सर पैर के नोशंस फैलाने के लिए कितना जिम्मेदार है। अगर आप कहानियां छोड़ के रियलिटी में आ जाओ, तो रियलिटी बहुत स्कैरी है। हम्म। एंड लार्जली लोग रियलिटी जीना नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर ऑन आवर फोन फॉर 6 hours a day। राइट। ठीक है। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि सिनेमा is a notion creating machine for the society, it creates the framework in which the society lives on a larger spectrum, क्या वो कहना ठीक होगा, या ये कहना ठीक होगा कि सोसाइटी में जो चलता है वो सिनेमा में काम करने वाले लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपके मंडेन पड़े हुए इमोशंस को, या ऑलरेडी जो सोसाइटी में एक इमोशन है, उसको ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं। सो इस सिनेमा अ स्पीकर और अ एम्पलीफायर। एक तो एम्पलीफायर ही है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप अगर जो जिस तरह की फिल्में बनी हैं ओवर द टाइम, एंड आप उसमें जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्में हैं, आप उनका आप अगर उनको देखोगे तो एक सर्टेन तरह की फिल्में हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं बनी, अच्छी फिल्में भी बन ही रही हैं, बट कितने लोग उनको देखने जा रहे हैं? एंड राइट। फिल्म मेकिंग जो है वो अल्टीमेटली बिजनेस है। अगर राइट। एक आदमी ने अपने कुछ 20 25 50 100 करोड़ लगा के कोई फिल्म बना रहा है, तो वो चाहता है कि उस पर उसको मुनाफा हो, तभी वो इंडस्ट्री सस्टेन करेगी, तभी वो आदमी दूसरी फिल्म बना पाएगा। तो राइट। वो भी तो देख रहा है ना ट्रेंड को कि किस तरह की फिल्में चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो यही है कि हमारी ऑडियंस, और वो हमारी ऑडियंस का आपको, जो हमारे जो मेजोरिटी लोग हैं, वो आपको फिर यही आपको सब जगह दिखता है, पॉलिटिक्स में भी यही दिखता है। जिस तरह के लीडर हम लोग चुन रहे हैं, या जिस तरह की सोसाइटी हमने बना रखी है, एक करप्ट और बड़ी डिसफंक्शनल सी सोसाइटी हमने बना रखी है कि बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है, यही वो लोग हैं जो इस तरह की फिल्में भी देख रहे हैं। हमारी वायरिंग में ही प्रॉब्लम है ना, कि ये सारी चीजें एक ही जगह आके मिलती है कि क्यों इतने सालों बाद भी हम एक डेवलपिंग कंट्री ही हैं, कि इतने सारे लोग होने के बाद भी, कि 150 करोड़ की आबादी होने के बाद भी, कि हम लोग इसमें से इतने सारे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, गरीब है, क्यों हम लोगों को इतनी भयानक डिस्पैरिटी है कि सबसे रिचेस्ट लोग भी हमारी कंट्री के हैं और इतने बड़े नंबर में पुअर लोग भी हमारी कंट्री में है ना? इतनी करप्ट सरकारें हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। तो यही तो लोग हैं जो, सड़कें गंदी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, बाथरूम पब्लिक टॉयलेट है नहीं है तो फटीचर से हैं। तो हम ही तो लोग हैं जो फिल्म भी देखने जा रहे हैं, जो वोट भी करने जा रहे हैं, जो ऑफिसेज में भी जा रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, जो उस पब्लिक टॉयलेट को भी यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे लगता है कि हमारी वायरिंग में ही प्रॉब्लम है, कि हमें फिल्म मेकर को हम दोष नहीं दे सकते, है ना? कि अगर वो कश्मीर फाइल्स थी, उसने 300 करोड़ की है, तो वो कुछ तो एक इमोशन था जो उसने ट्रिगर किया लोगों का, राइट? तो लोग ही तो देखना चाहते थे वो चीज, करेक्ट? भाई या फिर इसमें एक्चुअली पता है मुझे, ऑफ कोर्स मेरे कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो मुझे मुझे ये लगता है कि जब 50-100 करोड़ रुपए, ये आर्गुमेंट क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि कोई इंसान जब इतना पैसा खर्च करता है तो उसको पैसा वापस बनाना है, राइट ये चंदा नहीं दे रहा है वो। राइट दिस ट्रू, विच आई कंप्लीटली अग्री। राइट। लेकिन व्हाई इज इट सो ब्लैक एंड व्हाइट? मतलब ये इतना बाइनरी क्यों है?
कि या तो आप 100 करोड़ लगा के कचरा बना सकते हो या 10 करोड़ बना के आर्टिस्टिक बना सकते हो। जो आदमी 100 करोड़ रुपए पिक्चर में खर्च कर रहा है, जिसकी इतनी बैंडविड्थ है, तो आप 100 करोड़ में एक अच्छा सिनेमा भी तो बना सकते हैं। जरूरी थोड़े है कि मुझे 100 करोड़ में केजीएफ 500 करोड़ में केजीएफ ही बनानी है। 500 करोड़ तो बहुत खतरनाक बजट है। राइट 500 करोड़ में अगर आप अपने रिसोर्सेस को ठीक से एलोकेट करो, अगर आप राइटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दो, अच्छी पिक्चराइजेशन में ध्यान दो, तो आप शायद उस बजट को स्क्वीज करके 400 करोड़ में एक ऐसा सिनेमा बना सकते हो जो ग्लोबली रिलीज हो और बहुत अच्छे मैसेजिंग के साथ। जैसे मुझे आप कभी कभी ना ये लगता है कि इंटेंशन of the people who are creating the picture is also not to be very studious about it, because I don't buy the fact कि if you are putting 100 crores in a movie, the only way to recover that 100 crore is just to make a mindless cinema. You can also make a cinema that is entertaining, that is story driven, that is not mindless, that has good dialogues, good cinematography, good editing, good direction, and आई थिंक ये पॉसिबल है और ऐसे कुछ प्रेसिडेंट्स होंगे भी। जैसे आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम आता है, कोई भी 2-3 फिल्में जो आपको लगता है कि यार ये ऐसी 100-200 करोड़ की फिल्में थी जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया और जो बहुत मुझे सही लगी कि यार ये एक बढ़िया एग्जांपल है कि इस तरह की फिल्में होनी चाहिए। जैसे कोई भी 2-3 फिल्म आपके दिमाग में आती है? जैसे जैसे भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे गली बॉय की। गली बॉय मुझे बहुत पसंद आई थी वो मूवी। वो एक अच्छी पिक्चर है। ये सब राइट बातें छोड़ देते हैं कि कहाँ से कॉपी किया और कहाँ से उठाया, वो सब रेफरेंसेस छोड़ देते हैं। करेक्ट 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 मुझे वो पिक्चर देख के वाकई में अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने कुछ मूवी देखी और इस मूवी में केवल आपको सेंसलेस बुलशिट नहीं दिखाई है। नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें एक फैंटेसी सेंस है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो क्रिएटिव फ्रीडम आप जिसको बोलते हैं, बट इट इज लार्जली अ वेरी वेरी कनेक्टिंग मूवी with a very very moving script, with very very moving characters and everything perfectly in play. और आपको ये दिखेगा कि इस तरीके का सिनेमा एक स्पेसिफिक तरीके के डायरेक्टर से ही यूजुअली आने की कोशिश करता है। राइट राइट ठीक है, जैसे मैं रोहित शेट्टी का सिनेमा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। करेक्ट वो मेरे बर्दाश्त के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ऑडियंस उसे देखती है वो बेवकूफ है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मुझे लगता है द sheer senselessness of the script, of the writers, the sheer senselessness of every single frame and dialogues in certain movies and covering them with an argument कि 500 करोड़ लगाए तो रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए डस्टबिन बनाना जरूरी क्यों है? तो वो लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो आप देखोगे कि जितनी भी जो जैसे गली बॉय का आपने एग्जांपल दिया, बट गली बॉय 100 करोड़ वाली फिल्म नहीं है, वो कुछ 50-60 करोड़ में बनाई और उसने बिजनेस भी ऐसा मॉडरेट बिजनेस ही किया था उस फिल्म ने। मतलब हिट फिल्म थी बट ऐसा कोई 400-500 करोड़ नहीं कमा लिया, है ना, बट वो एक अच्छी फिल्म है। तो आप देखोगे तो ऐसे कितने ही लोग हैं जो जिस तरह की हम बात करें उस तरह की फिल्में बना रहे हैं जो बिजनेस भी कर रही है। जैसे आप जोया अख्तर है, उनको ले लीजिए, फिर हिरानी है ना, तो और कितने कितने मतलब ज्यादा दिमाग में नाम आते नहीं हमारे। एग्जैक्टली राइट, जो बड़े स्केल की फिल्में बना के बिजनेस भी कर रहे हैं और अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं। मतलब बहुत सारे फिल्में कर ऐसे हैं जो छोटी फिल्में बना रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बट अगर हम बिजनेस के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दूसरा ये है कि आप देखो कि ये लोग फिल्म बनाने में कितना टाइम लेते हैं। ऑन एन एवरेज इनकी जो राइटिंग है वही 1.5-2 साल चलती है ना। राइटिंग पे ये लोग काम करते हैं, ये खुद राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं एंड फिर मतलब वो 2-3 साल के गैप में एक फिल्म बनाते हैं ये लोग। तो ये मेहनत लगती है ना इस तरह की फिल्म बनाने में। अब हो क्या रहा है कि अब हम इन पे ही डिपेंडेंट हो जाए कि सिर्फ यही लोग फिल्म बनाए और बाकी ना बनाए, तो फिर तो चलेगा नहीं। इतने सारे प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, सबको पैसा बनाना है एंड कई बार लक भी एक बहुत बड़ा, मतलब फिल्म मेकिंग मुझे लगता है जो प्रोड्यूसर के लिए तो वो गैम्बलिंग ही है, उसको नहीं पता कि कौन सी फिल्म चल जाएगी कौन सी नहीं चलेगी। तो बहुत सारे लोग अपना ऐसा लक भी आजमाते हैं। अब जो फिल्म हम बोल रहे हैं कि यार ये 100-200 करोड़ की बनी है बट बहुत ही खराब फिल्म है और इसको तो नहीं बनना चाहिए था, ये फिल्में क्या है? ये फिल्म जो है वो एक राइड पे वेव करती है। जैसे ही आप देखो कि केजीएफ हिट हुई तो केजीएफ की तरह 4-5 फिल्में और आ गई, है ना, क्योंकि वो एक राइड है। पुष्पा और केजीएफ के टाइम पे एक राइड आया कि इस तरह की फिल्म बनाने, तो आप देखो कि फटाफट फिल्में अनाउंस हुई, फटाफट बड़े बड़े बजट की, क्योंकि उनको ना, जैसे आप बाहुबली भी देख लो, बाहुबली एक मैग्नम ओपस है बट कुछ तो सेंसिबल काम लगता है मुझे कि वो एक इंटरेस्टिंग काम किया है। तो उसको बनाने में भी उसको 5-7 साल लगे हैं, है ना, तो उन्होंने मेहनत की है उस पर, वो मेहनत दिखती है। लेकिन हर आदमी वो 5-7 साल नहीं लगाएगा, क्योंकि एक तो डायरेक्टर को भी इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि वो 5-7 साल लगा के जो फिल्म बनाएगा, क्योंकि
आज आप एक फिल्म पे काम करना शुरू करो, 100-200 करोड़ की फिल्म, और आप बोलो कि ये 5-7 साल बाद मैं इसको रिलीज करूंगा, आपको नहीं पता 5 साल बाद दुनिया कहाँ पे होगी। आप जिस आइडिया पे आज खेल रहे हो, पता पड़ा 5 साल बाद वो दुनिया ही बदल गई, वो देखने ही कोई नहीं आया। तो लोगों के अंदर एक ये डर है, जो पैसा लगा रहे हैं उनके अंदर एक ये डर भी है कि यार मैं इस राइड पे वेव कर लूं फटाफट कैसे भी करके। जैसे वॉर चल गई, पठान चल गई, तो फटाक से वॉर 2 अनाउंस भी हो गई, पता नहीं कब अनाउंस हुई, बन भी गई और बन के आ भी गई। लेकिन वो आपको उसकी क्वालिटी में दिखता है कि वो कितनी जल्दी से वो फिल्म बन के आ गई थी। एंड सब ये Do you टेम्पलेट think फिल्में हैं। do you think capital, sometimes the capital that is infused in a movie to create it is undermining the talent and the competence of the people who are making it? क्योंकि इंसेंटिव तो सबको चाहिए अपने काम के लिए। हर आदमी चाहता है कि मैं जो काम करूं उससे पैसा बना, हम्म ठीक है। लेकिन पैसा बनाना एक बात है, लेकिन ये सोचना कि कितना मैक्सिमम इस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं मैं, हम्म मैक्सिमम कितना इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सो द कैपिटल बिकम्स आल्सो द ड्राइवर, कि मैं कितना गेन ले सकता हूं अपने इन्वेस्टमेंट के बदले। आपको हम्म लगता है वो कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है उसकी कॉम्पिटेंस पे एक क्वेश्चन लगा देता है? क्योंकि जिस तरीके का सिनेमा भाई हम लोग बना रहे हैं, मतलब बहुत ही रद्दी है, दो कौड़ी का। मतलब मैं सिनेमा इतना देखना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके की मूवीज रिलीज होती है मन ही नहीं करता। हम्म मैंने लास्ट मूवी जो अच्छी देखी थी वो F1 देखी थी। हम्म वो भी ग्रैंड सिनेमा है भाई, राइट। बहुत ग्रैंड सिनेमा है। बहुत पैसा लगा के उन लोगों ने, आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो पिक्चर बनाई है। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि वो पिक्चर कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें जो मार्वल स्टाइल बना दी है, जिसमें बहुत बड़ा बजट है कि 250-300-500 मिलियन का खर्चा है। मतलब उसमें इतना ज्यादा एनिमेशन का रोल नहीं है उस मूवी। लार्जली इट इज अबाउट पिक्चराइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमेटोग्राफी। उस तरीके का सिनेमा हिंदुस्तान में भी बन सकता है, राइट। लेकिन हम नहीं बनाते। व्हेन आई क्रिएट माय वीडियोस फॉर एग्जांपल, ये मैंने अपने वीडियोस से ही मैंने ये देखा कि जिन वीडियोस को मैंने बहुत ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी राइटिंग कमजोर थी, स्क्रिप्ट कमजोर थी, वो परफॉर्म नहीं किए। जो वीडियोस मेरे परफॉर्म अच्छे किए हैं उनमें राइटिंग टॉप क्लास थी। मुझे 3 मिनट में कोई बात बतानी है तो उसके लिए मुझे अपने थॉट को स्ट्रक्चर करना पड़ता है। अभी जैसे मेरा पेस ऑफ स्पीकिंग इज क्वाइट स्लो इन दिस फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन, लेकिन 3 मिनट की रील में वो अचीव नहीं कर सकता हूँ। राइट। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, टू स्ट्रक्चर एवरी सिंगल थिंग। अच्छा ये पहले आएगा ये बात, अच्छा मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए, राइट। इस शब्द को इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इस शब्द को, यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड आई हैव दिस अवेयरनेस इवन बाय जस्ट बीइंग अ मार्केटर, by being a communicator. How come people who have hundreds of crores does not have this small sensibility? कि यार 20 करोड़ किसी स्टार को दे रहे हैं, 50 लाख ज्यादा एक अच्छे राइटर को भी देते हैं। हम 1 करोड़ या 50 लाख रुपए ज्यादा अच्छे डायरेक्टर हम उसको भी दे देते हैं, एडिटर को भी दे देते हैं, सिनेमेटोग्राफर को भी दे देते हैं, who actually, मतलब ये ऐसा लगता है साहब मुझे कभी कभी कि आपने मर्सिडीज खरीद ली और मर्सिडीज खरीदने के बाद आप उसको अपने घर पे ले आए और फिर आपके बच्चों ने कहा कि भाई पापा ये एक इसके ऊपर महंगी गाड़ी खरीदी है तो इसको ना बारिश वारिश होगी, इसमें पेंट वेंट खराब ना हो जाए मौसम की मार से, तो एक कवर भी खरीदो। फिर आपने बोला अरे कौन 5,000 रुपए खर्च करे। राइट। तो वो चीज मेरे लिए बड़ी माइंड बैफलिंग होती है, बिकॉज वो पिक्चर देख के उसके पीछे के मेकर्स की भाई साइकोलॉजी भी तो समझ में आती है आपको कि जो लोग बना रहे थे ये क्या भांग खा के बैठे हुए थे। राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो इसका एक सबसे बेसिक आंसर तो मुझे ये लगता है कि आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के जो लोगों का जो एक मेंटेलिटी है ना, वो एक कुछ अलग है। हम एक तो क्या है कि हमें ना किसी को भी फटाक से भगवान बना लेते हैं हम लोग। हाँ तो हमारे यहाँ भगवान बहुत सारे हैं। आप हाँ देखोगे कि मतलब जो हमारे पुराने भगवान थे तो वो तो थे ही। फिर आप देखोगे सचिन को भी हम भगवान मानते हैं ना, फिर रजनीकांत के मंदिर बन जाते हैं, हाँ अमिताभ का भी वो एक स्टैचर है हाँ ना। तो फैन फॉलोइंग बहुत है, मतलब डीप डाउन तो हमारे अंदर वो भगवान मानने वाली ही फीलिंग है, बट वो आजकल हम फैन वैन बोल लेते हैं। तो आप देखोगे कि जितनी भी फिल्में जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, मतलब जिसमें खराब कहानी थी, अच्छी फिल्में तो अच्छी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनमें खराब कहानी थी और अच्छा बिजनेस किया है, आप हाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो स्टार पावर एक बहुत बड़ा उसमें एक फैक्टर है। कि लोग ना इस बात पे भिड़ जाते हैं कि भाई ये शाहरुख अच्छा है या सलमान अच्छा है, और उनके फैन क्लब है ना। मतलब है लिटरली, मैंने शाहरुख के फैन क्लब तो मैंने देखे हैं, जब उनके बर्थडे पे यहाँ पे वो लोग आए थे तो मतलब कितने पूरे इंडिया से लोग आए थे। हाँ तो साउथ में भी लोग देखो सुसाइड कर लेते हैं, मर्डर हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो हाँ जाता है।
तो हाँ हमारे यहाँ पे ये स्टार कल्चर है। आप देखो कि अब और हम ये हमारे इंडस्ट्री में ही है कि एक आदमी जो बहुत बड़ा स्टार है बट वो उतना टैलेंटेड नहीं है, हाँ लेकिन जो बहुत टैलेंटेड है वो उतना बड़ा स्टार नहीं है। आप बाहर हाँ जाके देखो तो लियोनार्डो है, ब्रैड पिट है, वो बड़े स्टार भी हैं बट वो उतने ही टैलेंटेड है। हम्म वो ऐसे ही अपनी शक्ल के नहीं खा रहे हैं, वो उनके अंदर क्राफ्ट है ना। तो हम्म। ये हमारे यहाँ पे ये उलटबाजी है अजीब सी। तो ये एक उसका एक बेसिक आंसर है। अब आप देखो कि जैसे पिछले 10 सालों में आप देखो कि यार कौन कौन सी फिल्में जिन्होंने बहुत कमाया और खराब फिल्में थी, तो आप देखोगे कि एक स्टार पावर उसमें एक है। बहुत बड़ा कोई रोल है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे जाते हैं कि यार इस डायरेक्टर की फिल्म है तो मैं जाऊंगा देखना है ना। या फिर इस डीओपी की कोई कोई नहीं जाता कि उस डीओपी के नाम से या उस राइटर के नाम से। राइटर एक टाइम पे सलीम जावेद थे कि उनके नाम से फिल्में बिकती थी, बट अभी राइटर को भी वैसा स्टेटस नहीं है। हम्म तो जो स्टेटस है वो स्टार के पास है, स्टार के नाम से ओपनिंग मिल जाती है। आज भी शाहरुख की फिल्म आएगी तो वो ओपनिंग ले लेगी बढ़िया वाली, सलमान की भी ले ही रही थी, रद्दी से रद्दी फिल्में भी करके जा रही थी बिजनेस, है ना। तो ये क्या है कि फर्स्ट डे इतनी ओपनिंग मिल गई क्योंकि किसी ने तो तारीफ नहीं की फिल्म की, ट्रेलर ही हम्म। देखा था। फिर क्यों इतनी ओपनिंग मिल रही है? वो इसलिए मिल रही है क्योंकि क्योंकि एक हवा, स्टारफुल है। हाँ एक हवा बनाई गई और एक स्टार है उसमें। ऋतिक को लेके आए, एनटीआर को लेके आए, इसको लेके आए, उसको लेके आए। तो हम्म ये है कि जब स्टार इतना बड़ा एक फैक्टर हो जाता है तो हम्म। अब उसमें क्या ही राइटर बोले। क्योंकि हमने भी ये कई बार फील किया है कि हमने कोई शॉट प्लान किया है, वो यहाँ से आएगा, लेकिन वो स्टार आता है तो बोलता है मैं यहाँ से नहीं, मैं वहां से आऊंगा। उसके हाँ, अपने उसके अपने एक लॉजिक है। अब होता क्या है कि वो जो सोच रहा है वो करेक्ट है, लेकिन वो ये शॉट के बारे में सोच रहा है। वो इस जो ये पूरा जो पूरी हम पूरे पिक्चर के दिन, बारे में नहीं सोच रहा। हाँ हमने हाँ, जो ये पूरे दिन का शूट शेड्यूल किया है, तो हम पूरा आज आज क्या क्या शूट होने वाला और कहाँ से कहाँ क्या कनेक्ट होने वाला हम पूरा सोच के हमने वो प्लान किया है। लेकिन वो उतनी टोटलिटी में नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि अरे नहीं यार ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं तो। और कई बार ना उसकी अपनी इमेज, ये बड़े इमेज कॉन्शियस हैं, तो उनकी अपनी इमेज अपने दिमाग में है। जैसे हमने गाना शूट किया था एक बड़े स्टार के साथ, तो सीन ये था कि वो हारमोनियम बजा के बच्चों को गाना सिखा रहे हैं। तो उनका ओके। ऐसा था कि नहीं यार मैं हारमोनियम नहीं बजाऊंगा, मैं तो उधर से स्कूटर लेके आऊंगा, मैं स्कूटर लेके आऊंगा और मैं पार्क करूंगा। हम तो उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, हमने उस स्पेस को लाइट भी नहीं किया था, वैसी लाइटिंग भी नहीं की थी कोई आदमी, लेकिन हमें मानना पड़ा क्योंकि। हाँ, तो उनके दिमाग में जो वो थॉट आया वो उनके इससे आया। जैसे एक आई थिंक वही थे, उनको ना एक गाना गाना था, तो कुछ थोड़ा सा ना क्लाउन टाइप सूट था उनका, थोड़ा सा हाँ, हाँ, सस्ता वाला चीपर, ऐसा हाँ, हाँ, उनको हाँ, क्लाउन हाँ, वाला फील आया। उन्होंने बोला मैं थोड़ी बन के गाऊंगा। अब उस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में वो एक गरीब आदमी है जो गा के अपना पेट भरता है, लेकिन उनकी जो स्टार पावर थी, उनकी जो स्टार इमेज थी, उनको लगा कि यार मैं तो एक अच्छा सूट पहन के ही गाऊंगा। तो कई बार इसीलिए तो हमें फिल्में फेक लगती है कि यार ये आदमी ऐसा दिखाया है बट ये ऐसा है। हाँ ये इतना हम्म, चिकना चिकना सा लग रहा है, हमने तो देखा कि यार ये तो मजदूरी करता है बट इतनी अच्छी स्किन टोन है उसकी, है ना, बड़ा हाँ, बड़ा खाते पीते घर का लग रहा है। हमने तो देखा था हाँ, बचपन से ये बड़ा स्ट्रगल करके बड़ा हुआ है। तो वो इसीलिए कि वो सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर तो ये लोग ही हैं जिनके नाम पे इतने सारे लोग जाके फिल्में देख रहे हैं। हम्म। तो जब उनको ही यार लग ये जाता है कि तो, यार वो इतने लोगों को खींच पा रहे हैं, तो फिर उनके सामने किसी की नहीं चलेगी ना। हाँ, कोई then they डीओपी, dictate the terms। हाँ हाँ कोई कोई राइटर ऐसा हो जो बोले कि यार मेरे नाम पे 100 करोड़ की ओपनिंग मिल रही, तो फिर राइटर की सुनेंगे। हाँ लेकिन न तो बेचारे राइटर को वो स्कोप मिल रहा है काम करने का, न ऐसा कुछ हो पा रहा है, और न हमारी ऑडियंस इतनी अवेयर है कि वो देखे कि यार कौन राइटर है जिसने अच्छा काम किया था तो हम वापस जाएं। जैसे आई थिंक 2-3 लोगों को ही स्टार वाला दर्जा है, हिरानी है, राजा मौली है जो डायरेक्टर है, और उनको उनके नाम पे लोग जाते हैं फिल्में देखने, राइट राइट। राइट एक राइट टाइम राइट पे आई राइट। थिंक डेविड धवन रहे होंगे, उससे पहले मनमोहन देसाई रहे होंगे। हाँ है ना। हाँ तो यही है कि आप कितना, जो जो अपने नाम पे इतना ओपनिंग ले पाएगा उसकी ही चलेगी। एंड कई बार क्या होता है कि जब इतना बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट बन रहा होता है ना, तो उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एक प्रोड्यूसर का भी अपना एक से है, एक स्टार है उसका भी अपना एक से है, और स्टार का से कई बार उसके अंदर से नहीं आता, उसके अराउंड की टीम से आता है। उसका जो मैनेजर है, उसका मेकअप वाला है, उसका ये है, उसका वो है, उसके साथ मतलब होते हैं लोग। एंड वो जो कॉन्स्टेंटली बैठ अंतराज के, है। हाँ वो एंटोराज, वो कॉन्स्टेंटली बैठ के वो मॉनिटर पे वो पूरा आके मॉनिटर को अलग से देखते रहेंगे कि क्या। हाँ फिर वो आके बोलेंगे कि अरे यार आपने, आपका थोड़ा ऐसा कुछ लग रहा था, आप देख लो एक बार, थोड़ा ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है, हाँ वैसा लग रहा है, कुछ ये करते हैं वो। तो ये भी है। तो सबके अपने अपने एक ना एक झुंड होते हैं जो, तो आप समझ लो कि ये बहुत सारे नॉइजेज हैं। हाँ एक हाँ उधर कुछ एक नॉइज है, इधर कुछ नॉइज है। अब उसमें होना क्या चाहिए कि एक डायरेक्टर होना चाहिए, हम्म है, राइटर भी साइड पे होता है, तो राइटर डायरेक्टर होने चाहिए जो डिसीजन ले हर चीज में। लेकिन वो इतनी डाइल्यूट हो जाती है वो चीज, और इतने सारे लोग, इतने नॉइजेस हैं कि वो सारी आवाजें आके वो फिर कुछ तो एक बनता है जो हम्म। है ना, बड़ा एक
है, कुछ कुछ बन गया है बस वो 100-200 करोड़ का, आप देखो अब उसको बैठ बेसिकली के। बेसिकली पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद फिल्म मेकिंग आर इंटरवीनिंग इन द प्रोसेस। हाँ मतलब दे हैव समथिंग टू डू विद द फिल्म मेकिंग बट नॉट, वो जो बोल रहे हैं वो उनका काम नहीं है। उनका काम है अगर आप हेयर कर रहे हो तो आप हेयर कर लो, आप मेकअप कर रहे हो आप मेकअप कर लो, हाँ एंड आप मेकअप भी आप कहानी के कॉन्टेक्स्ट में करो। आप देखो कि ये कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, उसका बचपन क्या बताया गया है, उसकी कहानी क्या है, तो आप वो मेकअप करो, आप उसको स्टार मत बना दो। मैंने कई बार राइट। देखा है कि ये आपका एक नॉर्मल सीन चल रहा है, नॉर्मल सेटिंग में है, लेकिन आप हर टेक से पहले आप बालों को इतना अच्छा सा जमा रहे हैं कि ये आपको लगता है कि यार एक आदमी सुबह तैयार होकर निकलता है घर से, उसके बाद पूरा दिन वो यहाँ वहां जाता है, तो धीरे धीरे वो बाल खराब होते हैं, खराब मतलब थोड़े से अनकेम्प्ट होते हाँ हो हैं। जाता है, मैसी हो आप जाता आप देखो ना, आप कोई भी बॉलीवुड की फिल्म उठा के देख लो जो एक कमर्शियल पर्पज से बनाई गई है, आप कोई भी शॉट पे जाओ, वो सुबह घर से निकला हुआ है, वो दिन में यहाँ फाइट भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, है, लेकिन बाल आप वैसे के वैसे ही है। बाल देखो, आप बाल देखो क्या है, ऐसे बाल एकदम टकाटक। तो वो जो हेयर कर रहा है वो भी वो स्टार को सर्व कर रहा है, वो कहानी को सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हम्म, इनका अपना स्टाफ है। वो कॉस्ट्यूम वाला है भी है तो वो एक सर्टेन तरह के वो लेके आ रहा है। मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है कि मैं जब कॉस्ट्यूम भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है एकदम नए नए कॉस्ट्यूम है सबके सब टकाटक। हाँ हाँ, तो जिसका तो कहानी से कोई लेना देना ना हो जाए। हाँ, तो ये तो थोड़ा, लेकिन आप जब जैसे हम गली बॉय की बात कर रहे थे तो आप देखो कि अभी जैसे लोग बोलते हैं कि यार रणवीर कपूर को डार्क करके लिया है, कोई डार्क स्किन नहीं ले लेते, लेकिन यहाँ पे भी एक स्टार पावर एक चीज है कि रणवीर सिंह के नाम ऑफ पे लोग कोर्स। जाएंगे फिल्म देखने, तो राइट इतने बजट की फिल्म बन सकती है ना। अभी राइट। आप डार्क स्किन किसको लो जो आपको ये भी लगे कि वो रैप भी कर सकता है, जो बाद में वो जो जब स्टार बन जाए है ना, कि वो एक रैप का स्टार बन गया है, तो वो भी लगे, है ना। एंड तो फिर सारे चीजें मिला के ये बनता है कि भाई रणवीर सिंह को थोड़ा डार्क करके ले लो, राइट। बट मुझे कुछ ना कुछ तो ऑथेंटिसिटी लगती है कि उसने डायलेक्ट पे काम किया है, उसने रैप पे इतनी मेहनत की, उसने सीखा है। आप उसे नहीं कपड़े बिल्कुल। देखो, वो कपड़ों को जिस तरह से एज किया है ना, टेक्सचर है कपड़ों में, तो वो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो हाँ काम किया जा सकता है, बट मेन चीज तो यही है कि न तो बनाने वाले का इंटेंशन है ना देखने वाले का इंटेंशन है। देखने वाला भी तो इसलिए नहीं देखने जा रहा ना कि उसको एक अच्छी फिल्म मिले। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 70-80 तो इसलिए जा रहे हैं कि वो कुछ चीयर कर पाए, उनको ना वो जो भी इमोशन उस इमोशन के एक्सट्रीम पे ले जाए। एक्शन है तो एक्शन यहाँ पे हो, दिल टूट रहा है तो दिल यहाँ पे टूटे, है रुला रहा है तो यहाँ पे रुला दे, बट जो भी है बस यहाँ पे कर दो। क्योंकि एज ए सोसाइटी हमें आदत है थोड़े एक्सट्रीम इमोशन की। हमारे यहाँ पे राइट सेटल राइट। की कोई भी चीज नहीं है, हमारे यहाँ खाना भी थोड़ा सा कुछ चटाकेदार एक्सट्रीम है। चटपटा स्पाइसी हो तो लोगों को मजा आता है ना। हाँ हमारे फेस्टिवल भी ऐसे हैं, कलर चाहिए, थोड़ा तड़क भड़क चाहिए, शोर शराबा चाहिए, ढोल नगाड़े चाहिए। तो एज ए सोसाइटी ही हम वो लोग हैं जिसको सटलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो जो बैलेंस नहीं समझते हम लोग। हाँ यार, ये बात आपने बहुत सही बोली एक्चुअली। कि हमारे यहाँ पे नेचर भी ऐसा है, नेचर मतलब जो प्रकृति है हमारे यहाँ पे वो भी कुछ ऐसी है कि एक मोनोटोन नहीं है। आप थोड़ा इधर चले गए तो कुछ और है, इधर चले गए तो कुछ और है, मोनोटोनस नहीं है, बड़ा थ्रू आउट चेंज होता रहता है, लैंडस्केप चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, डायलेक्ट चेंज होते हैं, खाने चेंज होते हैं, कल्चर सब कुछ, तो इतना डायनेमिक है सब कुछ। तो हम बहुत बोरिंग चीजें बना नहीं सकते, या बहुत सटल, अब मैं बोरिंग सटल एक बात बोल दे रहा हूँ, वो है नहीं वैसा। हाँ बट मुझे लगता है न्यूआंस के लिए जगह नहीं है आई थिंक हमारे। नुआंस समझने के लिए आपको थोड़ा ठहराव होना भी चाहिए। एज अ व्यूअर, अगर मुझे कोई अच्छा सिनेमा ऐसा देखना है जो यस नुआंस्ड हो, जो यस मेरे बहुत डीपर इमोशंस को सिर्फ एक ऐसे से टिकल करके चले जाए, बजाय मुझे एक्सट्रीम करने की कि मैं पर्दा फाड़ने लगूं, राइट राइट उसके लिए मुझे थोड़ा सा सधे हुए दिमाग का होना भी पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट ठीक है, तो आई थिंक हाँ, मुझे पता है, बहुत बार मुझे बहुत सारी चीजों में सोशल मीडिया बहुत सारी चीजों की वजह लगती है, हाँ कि सोशल मीडिया ने मास कॉन्शियसनेस को टॉप लेवल और बॉटम लेवल पे बहुत ज्यादा तरीके से शिफ्ट कर दिया है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये बता रहे थे, ये स्टार्स वगैरह जो आते हैं, इनका अपना पूरा ऑन्टराज होता है, ये होता है वो होता है, ये मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि एक वक्त ऐसा आता होगा इन लोगों की जिंदगी में जब इनका पब्लिक पर्सोना इनकी अपनी पर्सनैलिटी से बड़ा हो जाता हो। हम्म एंड बीइंग अमिताभ बच्चन या बीइंग शाहरुख खान या बीइंग कोई भी XYZ, आप पूरे टाइम फिर वही प्ले कर रहे हैं लोगों के सामने। हम्म ठीक है, आप चाहते नहीं है कि वो इमेज किसी भी तरीके से खारिज हो जाए, क्योंकि उसी पे सब कुछ राइड कर रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मूवीज में तो दिखते ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिख जाते हैं कि मूवीज बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन बन जाती हैं बिल्कुल,
जैसा उनको हम्म। बनानी है, जैसा वो चाहते हैं उनका पोर्ट्रेयल हो। जैसे मुझे याद था, वो एक मूवी आई थी झुंड करके, हाँ, अ, बढ़िया अमिताभ फिल्म की। लगी वो। अच्छी हाँ अच्छी मूवी थी वो, अच्छी मूवी हाँ, बनाई उन्होंने। लेकिन जब आप बाल की बात कर रहे थे, मैं अमिताभ बच्चन के बाल कभी खराब नहीं देखे भाई। क्योंकि वो विग है ना। हाँ। अच्छा, वो विग पहने हुए हैं उस मूवी में? वो तो हमेशा से विग ही है उनका, आप जितनी भी फिल्मों में देखते हो वो विग ही है। अच्छा, इट्स नॉट हिज रियल हेयर, व्हाट? हाँ, ओके। इसीलिए तो आप देखोगे ना कि आप जब देखोगे कि वो जब भी बीमार होते हैं, जब भी उन्हें एडमिट किया जाता है, हाँ तो वो हमेशा वो एक कैप, वुलन कैप होता है उनके सर पे। हाँ हाँ हाँ। आर यू सेइंग ही डज नॉट हैव एज मेनी हेयर एज इट शोज? हाँ, देखो जाके तो मैंने भी नहीं देखा, बट काफी मतलब लोगों से जो क्लोजली काम कर चुके हैं, मैंने सुना है कि अ, नहीं है, क्योंकि आप देखो ना अभी उनके भाई अगर इतने आप ये डिफरेंट। बात मुझे नहीं बताते ना, तो मुझे हाँ कभी नहीं पता लगता ये। हाँ, क्या? हाँ। बिकॉज भाई हमने उस आदमी को कभी ओरिजिनलिटी में देखा ही नहीं है उसकी, मतलब नहीं वो एक्चुअली इंसान क्या है हमें मालूम ही नहीं है। नहीं, आप देखो ना 80 की उम्र में कितने लोगों के बाल बच जाते हैं, वो भी इतने थिक तो नहीं होते हैं, होते बिल्कुल हैं तो हल्के भाई, हल्के ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रजनीकांत उनसे छोटे हैं, वो भी गंजे हो गए हैं, लाइक जेनेटिक्स भी कोई चीज है, बट आई डोंट हाँ। थिंक इतने घने बाल होंगे जो यहाँ तक राइट हेयर राइट लाइन है एकदम बढ़िया। राइट राइट लोगों की राइट हेयर लाइन राइट पीछे जाती है। तो एंड राइट। आप देखोगे तो जैसे सरकार देखोगे, या वो अलग अलग फिल्में आई थी, निशब्द आई थी, ये आई थी, वो आई थी, आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट विग राम गोपाल वर्मा ने तो उनको पहना है। तो हाँ। मुझे लगता है वो विग के लिए भी जगह तभी बनती है जब आपके सर पे एक्चुअल बाल कम हो, वरना आप लगाना बड़ा मुश्किल होता होगा। तो विग तो फिर क्या है कि विग तो सेट ही करना पड़ता है हर बार अगेंस्ट शॉट से पहले। हाँ, अभी अपन वो बात कर रहे थे ना कि कितना सिनेमा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड है और कितना सोसाइटी सिनेमा से इन्फ्लुएंस्ड है। हम्म। ये क्या 50-50% है, या फिर एक जगह पड़ना भारी है कि सिनेमा से ज्यादा सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है या सोसाइटी से ज्यादा सिनेमा इन्फ्लुएंस हो रहा है? मुझे स्पीकर एंड लगता है एम्पलीफायर में से क्या है? मुझे लगता है कि मतलब 70-80% तो यही है कि समाज से इन्फ्लुएंस हो रहा है सिनेमा। समाज में जो चलेगा, आप देखो कि लास्ट मतलब जो थोड़ा सा इस दूसरी तरफ जाते हैं हम लोग, आप देखो कि 2014 के बाद जो एक पॉप कल्चर में एक शिफ्ट आया है, जो हम्म नेशनलिज्म का, जो राइट हम्म विंग का, जो हम्म। सेक्युलर होना भी कोई क्वालिटी नहीं रहा, कोई अच्छी राइट क्वालिटी नहीं है सेक्युलर होना, राइट। है ना? सेक्युलर होना कम्युनल, ऐसा हो गया जैसे कम्युनिस्ट होना। हाँ करेक्ट। हाँ एक टाइम था जब कम्युनल होने को लोग वो डिनाई कर देते थे कि नहीं नहीं, मतलब कम्युनल होना ऑलमोस्ट एक गाली की तरह था कि यार ये आदमी कम्युनल है, बताओ, है हाँ ना? आज हाँ वो शान से एक बैज की तरह पहना जाता है कि भाई जो भी हम तो, है ना? और वो सारे धर्म के लोग, मैं कोई एक ऐसा नहीं बोल रहा हाँ कि कोई एक, सारे ही जितने भी कट्टर लोग हैं वो सारे धर्मों में हैं। तो अब वो पॉप कल्चर में जो शिफ्ट हुआ है आपको फिल्मों में भी दिखेगा। आप 2014 के जो बाद फिल्में आई और 2014 से जो पहले फिल्में आई थी, आप देखोगे कितनी जो फिल्में थी वो क्या बातें कर रही थी, राइट है ना? वो राइट एकदम ऐसा एकदम कम्युनल हार्मनी की बातें कर रही थी, बढ़िया बातें कर रही थी फिल्में अपनी, राइट एकदम ये एकदम ऐसे ऐसे थे हिंदू मुसलमान ये वो। अभी राइट आप राइट देखोगे तो राइट। कितनी फिल्में ऐसी आई है जो उस हेट्रेड को ही एनकैश कर रही है, उस हेट्रेड के नाम पे पैसा कमा रही है, उस हेट्रेड को और एम्पलीफाई कर रही है। तो तो जो मेन शिफ्ट तो है वो तो सोसाइटी में आ रहा है, वो उसको रीड करके यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक लोग हर जगह होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के उसको एनकेज करेंगे, है ना? तो अब हम उसको भले ही गाली दे दें, बट उसके पास ऑप्शन क्या है? अगर वो इतना टैलेंटेड होता तो उसने बहुत पहले कुछ कर लिया होता, बट नहीं राइट है ना, नहीं कर पा रहा है, राइट तो वो उसको यही राइट करना पड़ेगा। राइट। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज हो रहा है वो तो हमारे, सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमारे जनमानस में है ना। हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो ही, उसी में तो प्रॉब्लम है, तभी तो हमें कोई भी आगे भड़का दे रहा है। कोई एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि दंगे हो जाते हैं, हमारी अपनी समझ तो है नहीं। तो मेन जो शिफ्ट आता है वो हमेशा हमारे इसमें आता है। एंड इसको इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अलग अलग पावर्स हैं, जो हमें पता ही किस तरह से हमें ये किया जाता है ना, किस तरह से हमें मैनिपुलेट किया जाता है, राइट? तो मुझे लगता है कि सिनेमा एक बहुत छोटा सा एक ये है, एक अंश है उसका, जहाँ पे ये शिफ्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन सिनेमा को हम लोग उतना ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, छोटी मोटी चीजें हैं कि भाई स्मोकिंग, हम देखते हैं कि हीरो जो है वो ऐसा स्मोक कर रहा है, स्टाइल से धुआं उड़ाता है, हम उसको दिखा रहे हैं,
हम क्लाइमैक्स में कभी ये नहीं दिखाते कि क्लाइमैक्स तक आता है तो बूढ़ा हुआ है तो वो खांस रहा है या खून निकल रहा है उसके थूक में, या है ना ये ये कि अगर आपने जिंदगी भर इतनी सिगरेट पी है तो बुढ़ापे में आपको कुछ उसके हाँ, कीमत चुकानी पड़ेगी, वो हम नहीं दिखा रहे हैं, हम यही दिखा रहे हैं हाँ, कि वो धुआं। तो इन्फ्लुएंस होता है लोग, ऑफ कोर्स, ऑफ राइट, कोर्स। और कि उसके कोई अगर कोई आपका आपका अगर हीरो धुआं फेंक रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो आप वो इसलिए भी कर लोगे क्योंकि उसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है नहीं है, सुट्टा पीने के, नहीं है, नहीं उसमें है, आपको थ्रिल भी मिल गया। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपका हीरो बदला लेके खून कर रहा है तो वो आप नहीं करोगे, नहीं करोगे, करेक्ट, क्योंकि घुसा देगी फिर पुलिस डंडा पूरा, राइट, राइट, है ना, तो वो भी राइट, बाउंड्री है वहां पे। हाँ, हाँ, और भाई एक बात और मैं कह रहा था, आई थिंक आई समहाउ अग्री दैट सिनेमा इज लार्जली अ एम्पलीफायर हाँ, ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग नोशंस ऑफ द सोसाइटी। राइट, वो उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है उस इमोशन को, बेसिकली जो हाँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हाँ, सोसाइटी, हाँ, 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 ठीक है, राइट, ग्लोरीफाई करके दिखा देता है और इस चीज को नॉर्मलाइज करता है। एक काम करते हैं, इसका ना कैनवस थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट जस्ट सिनेमा, लेट्स टॉक अबाउट मीडिया। हम्म, मीडिया में आप भी आ गए, मैं भी आ गया, ठीक है, जो लोग न्यूज एंकर्स हैं, जो लोग न्यूज वाले हैं वो भी आ गए, जो अखबार छापते हैं वो भी आ गए, जिनने किताब लिखी है वो भी आ गए, मीडिया ने सब कवर कर लिया। मीडिया इज इक्वल टू हम्म, मीडियम नाउ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड। हम्म, हम्म, डू यू थिंक मीडिया इन जनरल is the amplifier or a source? बिल्कुल है, What do you think? तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल वो है। एम्पलीफाइंग का काम कर रहा है मीडिया, या फिर इज मीडिया exploiting the pre-existing emotions, or media is also responsible for creating emotions in a certain way? मीडिया ही रेस्पॉन्सिबल है कि जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको ट्विस्ट करके, हम्म, क्या उनको अगेन उनको ये पता है कि अभी क्या मार्केट में क्या गर्म चल रहा है, हम्म, क्या हम किस तरह की खबर बनाएंगे तो वो लोग फटाफट देखने आएंगे, हम्म, है ना, किससे हमें ज्यादा रीच मिलेगी, व्यूज मिलेंगे, तो हम्म, या हम किसको सर्व कर रहे हैं। सर्टेन मीडिया जो है वो किसी ना किसी के लिए काम भी कर रहे हैं, राइट। तो हम्म, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत कम मीडिया है जो आई थिंक 20% टाइप होगा, जो एक्चुअल जो 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 हो रहा है उसको वैसे का वैसे दिखाए। हम्म, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो या तो अपने फ्लेवर में उसको रंग के दिखा रहे हैं, या उसको हम्म, ट्विस्ट करके दिखा रहे हैं, या कई बार ऐसी चीजें बना के दिखा रहे हैं जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसको एक खबर की तरह बना के दिखाया जा रहा है। हम्म, जैसे कई बार मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे बॉम्बे में बारिश आई, ठीक है, अब बॉम्बे में बारिश आई तो बॉम्बे में तो बारिश आती ही है, कोस्टल रीजन है तो बहुत बारिश आती है ना, और वो हम्म, सड़कें भी पानी भरेगा क्योंकि हम्म, उस तरह से प्लांट सिटी नहीं है, तो पानी भी मतलब वो बारिश रुकेगी तो पानी भी चला जाएगा। हम्म, लेकिन और उसमें हमारे भी जो हमारा जो सिविक सेंस है वो भी एक जिम्मेदार है उसमें, कि हम लोग जो यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके उन नालों में जाके उसको जाम करता ही है। जो पानी जिस तरह से फ्लो होना चाहिए था वो होता नहीं है, वो ब्लॉक होता है। फिर एक आदमी, क्योंकि हम एक फोर्थ सुपर पावर है या थर्ड जो भी है हम लोग, कि एक आदमी उस गटर में उतरता है, वो हम्म, मैन्युअली उस सीवेज में उतर के उसको निकालता है, निकालता है। साफ करता है ना। हम्म, तो हम लोग भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हम्म, लेकिन इन सब रीजन से जब वो पानी भरता है तो मैंने कई बार देखा है कि जो टीवी पे जिस तरह से वो न्यूज दिखाई जाती है वो ऐसा लगता है कि कोई तबाही आ गई है बहुत बड़ी। राइट, वो आप देखना कि आपने लास्ट टाइम कोई जो ये कन्वेंशनल न्यूज चैनल है जो टीवी पे आते हैं, लास्ट टाइम हाँ, कौन सा ऐसा था जहां पे आपने देखा और वो आदमी ना ऐसे ये इस सुर पे बात कर रहा हो नॉर्मली ऐसे, कि हाँ, आज ये हुआ, वो यहाँ पे है, हम्म, वो एकदम हाई नोट पे मतलब चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, हम्म, क्योंकि उसको पता है कि जो आदमी बैठा है उसके हाथ में भी रिमोट है। हम्म, एंड वो ना कॉन्स्टेंटली, इधर भी तो गड़बड़ है ना कि वो वो कॉन्स्टेंटली बदल रिमोट भी चेंज सकता है। बदल भी सकता है। तो हाँ, इसको ना उसको बांध के रखना है, तो नीचे ये बांध, एक लेबल चल रहा है, पीछे कुछ आ रहा है, कुछ वो ग्राफिक्स चल रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, उधर जो रिपोर्टर है वो भी दिखा रहा है कि कितनी तेज हवा चल रही है, वो बह के बीच में, पता है कुछ वायरल भी हो गया था कि वो झूठ बोल रहा था, वो उतना हाँ, हवा चल नहीं रही थी जितना वो दिखा रहा था, कि ऐसे ऐसे करके हवा चल रही थी, बस कपड़े उड़ रहे, लेकिन वो खुद भी ऐसे ऐसे जाके दिखा रहा था। या कोई राइट, आदमी था राइट, जो राइट, राइट, पता है वो राइट, घुटनों के बल पानी में यहाँ तक बैठ गया था, और पास से एक राइट, गाड़ी राइट, निकल रही है तो दिख रहा है कि वो, राइट, 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 गुड़गांव में। कहीं तो ये ट्विस्ट करके तो दिखा रहे हैं। हाँ, कई बार मुझे राइट, अपने घर से फोन आता है कि अरे यार इतनी तेज बारिश हो रही है क्या, अरे मैंने कहा नहीं है बारिश, तो न्यूज में तो दिखा रहे हैं।
तो हाँ न्यूज में तो कुछ भी होता है उसको इतना ट्विस्ट करके दिखाया जा रहा है क्योंकि वो लिटरली आपको ना वो एक एड्रेनलिन रश ही देना चाहते हैं। हम्म, आपको कुछ आप देखो कि डिबेट भी होती है, वो डिबेट इसलिए नहीं होती कि किसी मुद्दे पे पहुंचा जा सके या कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके या एटलीस्ट दो लोग अपने पीओवी रख पाए। वो है ही नहीं हम्म। डिबेट का पॉइंट। नहीं वो डिबेट का डिबेट है ही नहीं। पॉइंट डिबेट वो ही नहीं वो है वो। हाँ वो डिबेट ही नहीं है, वो कलोजियम है। हाँ, ठीक है, करेक्ट। वो चूतिया बनाने का तरीका है बस, क्योंकि और कुछ नहीं। क्योंकि हाँ, अगेन क्योंकि हमारा जनमानस भी ऐसा ही है ना कि हम कहीं से निकल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कुछ झगड़ा चल रहा है तो हम रुक रुक जाते हैं ना। रुक के अगर देखते हैं, हमें हाँ कोई ऑफ कोर्स। अगर हमें कोई बहुत जल्दी जल्दी में ना जाना हो तो हम रुक के देखेंगे क्या चल रहा है, हम जानना चाहते हैं एग्जैक्ट। कि क्या हुआ है। राइट, हम्म, क्योंकि ये डीप डाउन हमें बड़ा मजा आता है। ये जो हम हम्म, बोलते हैं कि ये जो एक है ना सोशल मीडिया बड़ा चलता है सीसीटीवी आंटी, कि भाई हम्म, वो मोहल्ले में एक आंटी होती है जो देखती है सब ये वो करती है। तो सारे ही लोग ऐसे हैं, इसीलिए बिग बॉस भी चलता है, इसीलिए इस तरह के शो वायरस। चलते हैं जहाँ पे हाँ हम हमें वॉयरिज्म का बड़ा शौक है कि हमें लोगों की लाइफ में घुस के है ना, हमें थ्रिल चाहिए, हमें एड्रेनलिन रश चाहिए। तो कंज्यूम तो हम ही करें ना। कल को अगर क्यों क्या रीजन है कि ये चैनल इतने इस तरह से बढ़ते ही गए, क्योंकि हाँ ऑडियंस थी ना, उसके लिए ऑडियंस थी। एंड राइट। ऑडियंस भी आप जब हम बात करते हैं कि पता नहीं कितने परसेंट लोग हैं, कितने 80% लोग हैं जो इतनी एक सर्टेन इनकम में आते हैं कि भाई इतने सबसे जो है ना टॉप जो सबसे लोएस्ट 20% इनकम है वो इतना 80% लोगों के पास ऐसा कुछ डेटा है वॉट एवर, राइट। राइट 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 तो राइट। इतने सारे लोग हैं जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, जिनकी लाइफ में कोई मजा नहीं है, जिनको हम्म, पढ़ाई इस तरह की नहीं दी गई है ना, कि हम्म, सरकारी स्कूलों की हालत हमें पता है कि उनको क्या ही पढ़ाई दी गई। जब वो पढ़ाई हम्म, ऐसी दी गई तो उनकी ब्रेन की वायरिंग वैसी नहीं हुई कि भाई वो एक अलग लेवल पे जाके उस चीजों को है ना देख पाए। और उनको निकलते ही स्कूल से उनको झोंक दिया वापस काम में, जहाँ पे काम भी ऐसा है कि वो बेचारा पिसा हुआ है ना, वो पिसा हुआ है, वो जिंदगी से पिसा हुआ है, वो समाज से पिसा हुआ है। तो जब वो टीवी खोलता है तो अब वो मुझे लगता है कि वो वहां पे वो मजे ढूंढ रहा है हर चीज में। वो भले ही गाना है, भले ही न्यूज डिबेट है, भले ही न्यूज है, भले ही फिल्म है, वो उसको थोड़ी देर के लिए वो आया है तो वो चाहता है कि, और वो उतना सोचने की शक्ति भी नहीं है, वो थक गया है लाइफ से, चूस लिया इस आई थिंक समाज और आई थिंक भाई उन कंट्रीज का सिनेमा ज्यादा इस तरीके का हो जाता है जहां पे रियलिटी ज्यादा मुश्किल होती है। जब रियलिटी हम्म। जैसे जैसे मुश्किल होती चली जाती है, आर्ट फॉर्म राइट सिनेमा उतना ज्यादा फैंसी हो जाएगा, उतना ज्यादा ओवर द टॉप हो जाएगा, सो दैट दे कैन ड्रॉ पीपल आउट ऑफ देयर रियलिटी। राइट। जैसा अब इसका एकदम अपोजिट आप देखो ना, ये जो कौन सी कंट्री है, ये स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ पे बहुत जहाँ पे सटल सिनेमा बनता है। सटल बनता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता रहा था, सटल तो है ही सिनेमा, इनका बहुत बढ़िया हाँ, सिनेमा है, बट आप देखो कि वहाँ की हॉरर फिल्में देखो आप, वहाँ की हॉरर फिल्में आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। या जो अच्छा। क्राइम, हाँ वो जो बना रहे हैं वो मतलब ऐसा है कि यार ये क्या, ये कौन सी जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री क्या बोलते हैं, हाँ स्कैंडिनेविया, हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन, हाँ नोमैडिक। स्कैंडिनेवियन हाँ, कंट्री, हाँ नॉर्डिक कंट्री। तो वहां पे जो आप हॉरर देखोगे तो हॉरर या क्राइम जो जितना ब्रूटल है और जितना डरावना है, वो ऐसा हाँ, हम भी नहीं बना पा रहे हैं। जबकि उनकी अच्छा, पर्सनल लाइफ ऐसी नहीं है, पर्सनल लाइफ बड़ी खुश है। तो ये ओके, हमारे यहाँ जो हो रहा है उसका अपोजिट है, वहां पे एकदम उल्टा है उसका। हाँ, राइट, तो वो हाँ, वही है हाँ। कि होता है ना कि दिमाग भी इस तरह से डिजाइन हुआ है कि जो हमारी लाइफ में नहीं है हम वो खांचा भरने की कोशिश करते हैं। राइट, सिनेमा वही कर रहा है। सिनेमा वही बेसिकली कर रहा है। मीडिया का काम ही वही है कि लोगों की एक्सपीरियंस और रियलिटी के बीच का जो गैप है वहां पे घुसा दो कुछ। हाँ, इसीलिए एनिमल इतनी बड़ी हिट होती है ना कि हाँ, कितनी बार कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बहन को किसी ने कुछ बोल दिया और वो गन हम्म, लेके उसको उड़ा दे, या उड़ा हाँ, मतलब हाँ, हाँ, उस जगह तक पहुंच पाए कि मैं उसको उड़ा दूंगा। कितने लोगों के घर में गन है, या हाँ, पजेरो है कि वो पजेरो में गन डाल के गया है, या कितने के पास चार्टर प्लेन है कि अपनी बंदी के साथ चार्टर प्लेन में सेक्स कर रहा है। तो हाँ, तो ये फैंटेसी है ना कि अपने बाप बाप को तुम ठीक कर दो, कि अपने बाप ने कुछ बोला तो बाप को ठीक कर दिया या अपनी बीवी को ठीक कर दिया, बीवी को बोल रहा है गोली से उड़ा दूंगा। ये सारी फैंटेसी है ना। मतलब ये, और ये तो वैसी फैंटेसी जो बहुत इनर डीप डाउन वाली फैंटेसी, जैसे पुष्पा केजीएफ है, वो एक्सटीरियर फैंटेसी है, बाहर की फैंटेसी है कि बाहर हाँ, की दुनिया में आप, पुष्पा में जब वो अपने घर पे आता है तो वो अगेन वो माँ का लाडला है, है ना, उसकी पत्नी वर्ता हम्म, प्रति है, पत्नी है, जो भी है, एक अच्छी हम्म, फैमिली है ना। लेकिन तो वो अंदर की फैंटेसी को टटोला नहीं है अभी तक। हम्म। राइट, डू मतलब थोड़ा यू थिंक भाई, अल्पेश भाई, डू यू थिंक कि डायरेक्टर इतना सोचता भी है ये सब करने से पहले, या फिर वो बनाता है जो वो बनाना चाहता है, एंड बिकॉज ही इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी हु हिमसेल्फ फील्स ऑल दोस थिंग्स, हाँ और हाँ यही है। उसके इमोशन से लार्जली कनेक्ट कर जाती है फिर ऑडियंस। करेक्ट करेक्ट, हाँ वो ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा है कि मैं
ये करूंगा तो वो ये सोचता है कि मैं ये करूंगा तो मजे आ जाएंगे। वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ये इस लेवल पे उनको कनेक्ट करेगा तो मेरी फिल्म हिट। वो वैसे नहीं सोचते, वो बोलते हैं ये मजा आया, ये मजा हाँ आया, ये मजा आया, ये मजा आया, मजा मजा मजा। आप देखो तो ये फिल्म है हाई नोट वाली फिल्म है ना सारी। हाँ 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 हाँ। सैटेलिटी की जगह नहीं है। एनिमल देखो तो आप हर सीन जो है वो ये है अब पीक वो पे जा रहा है ईसीजी की ऐसे। तरह चलता है पूरे टाइम। हाँ 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 हाँ, सैटेलिटी की कोई जगह ही नहीं है। तो हाँ हम भी तो ऐसा वो राइड करते हैं ना उस इमोशन को कि जैसे F1 भी जो फिल्म है, F1 हाँ भी वो ये इमोशन पे चल रही है ना। भले ही हाँ वो हाँ हाँ बिल्कुल। जो रेसिंग तो गेम ही वही है जो थ्रिल पे चलता है। रेसिंग तो थ्रिल का ही काम है पूरा। करेक्ट करेक्ट। तो भाई मुझे लगता है इसका कंक्लूजन अगर हम लोग ये निकालें कि सिनेमा, अगर सिनेमा क्योंकि एक आर्ट फॉर्म है, और आर्ट जो होता है वो लार्जली एक एम्पलीफायर का काम करता है फॉर प्री एग्जिस्टिंग इमोशंस एंड द नोशंस ऑफ द सोसाइटी। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चीजों में वो कुछ सोसाइटी में छोड़ भी देता है, जैसे पिक्चर नहीं होती तो घंटा मुझे नहीं पता होता कि फूल घुटने पे बैठ के दिया जाता है लड़की को, मुझे कोई आइडिया नहीं होता उस बात का। तो cinema is largely an amplifier, but if we can say this, that media, which is a bigger canvas, which is an umbrella, is a creator of largely lot of the emotions of the society. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी पे देख रहा हूँ, और मैं मीडिया की बात मतलब मैं आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट न्यूज मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट जो आपके प्रोडक्ट पे भी पैकेजिंग में भी लेबल रखे रहते हैं, दैट इज ऑल्सो मीडिया। राइट ठीक है, अखबार किताबें सब मीडिया है, टेलीविजन करेक्ट मीडिया है, सिनेमा मीडिया है, सोशल करेक्ट। मीडिया। तो जैसे अगर मैं एक न्यूज चैनल देख रहा हूँ और न्यूज चैनल में किसी ने बोला कि ब्रिज गिरा, ठीक है, अब ब्रिज गिरा इज एन एक्ट, उससे मुझे इमोशन पहले आएगा कि अरे व्हाट अ ट्रेजेडी। लेकिन द मोमेंट वो इंसान ये क्लैरिफाई करेगा, पहली बात तो ये न्यूज आधी है, जब तक आप ये नहीं बता रहे मुझे कि ब्रिज गिरा कैसे, तब तक उस न्यूज का कोई मतलब नहीं है। ब्रिज गिर गया तो मैं अगर मुझे, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ रहे हैं या जो प्री कंसीव्ड नोशन से है, तो मैं तो यही समझूंगा कि ब्रिज गिरा है मतलब कि सरकार की वजह से गिरा होगा, किसी ने पैसा खाया होगा, घूसखोरी करी होगी। जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि बाढ़ की वजह से ब्रिज गिरा या भूकंप की वजह से ब्रिज गिरा, तो आई थिंक मीडिया ना सिर्फ नैरेटिव कह के नहीं क्रिएट करता है या सर्टेन चीजें दिखा के नहीं क्रिएट करता है, मीडिया सर्टेन नैरेटिव्स क्रिएट करता है चीजें छुपा के भी। आपने जो नहीं बोला वो भी तो एक कहानी थी, करेक्ट। है ना, तो वो मैंने छुपा ली अपने पास। तो आई थिंक मीडिया इन जनरल इज अ वेरी बिग क्रिएट, क्योंकि ये और ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि कई बार मार्केटिंग के जरिए एक प्रोडक्ट के इफेक्ट्स लोगों के अंदर एम्पलीफाई किए जा सकते हैं। सडनली आपको एक महंगी बोतल में रखी हुई शराब, भले ही 2 कौड़ी की शराब रखी हो, आपको वो टेस्ट अच्छी करने लगती करेक्ट। है ना। जैसे पीछे अभी एक बोतल रखी है वाइन की, वो 6,000 रुपए की बोतल है, लेकिन अगर वो 6,000 रुपए की वाइन की बोतल की वाइन निकाल के मैं सुलह सतूरी 650 की बोतल में डाल, राइट। तो हो सकता है मुझे वो वाइन उतनी अच्छी ना लगे। बिल्कुल। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, हाउ आई परसीव माई थिंग्स अराउंड मी। क्योंकि मैं राइट। एब्सोल्यूट रियलिटी तो गेज नहीं कर पा रहा हूँ, दुनिया एब्सोल्यूट रियलिटी में हम ह्यूमंस गेज नहीं कर रहे हैं, वी आर गेजिंग इट थ्रू आवर ओन परसेप्शंस। और परसेप्शन क्रिएट करने का काम मुझे लगता है मीडिया करता है। परसेप्शन इज क्रिएटेड बाय मीडिया, राइट। एंड सिनेमा इन दैट स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर। जो परसेप्शन एक लार्जर कैनवस ने क्रिएट किया, सिनेमा उसको फिर एम्पलीफाई करने का काम करता है। लेकिन भाई एक बात मुझे जो बड़ी सताती है वो ये है द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्रिएटिव पीपल इन द इंडस्ट्री, लॉट ऑफ द पीपल। और मैं यहाँ पे केवल सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर तरीके का कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। Even the people who create content on Instagram, YouTube or everywhere, and even the people who are in the news industry या फिर जो न्यूज मीडिया में है, उनको बोलो कि आप इतनी हेट क्यों दिखाते हो, टीआरपीज, अगर आप देखोगे नहीं तो हम दिखाएंगे नहीं। अरे ये क्या बकवास है भाई, हम देखेंगे नहीं तो तुम दिखाओगे नहीं का क्या मतलब है। मतलब इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट में गया और वहां पे खा के मेरा पेट खराब हो गया और मैंने रेस्टोरेंट के मालिक से बोला कि साहब आपका खाने से तो मेरा पेट खराब, तो वो बोला कि अरे भाई आप खाओगे नहीं तो हमने थोड़े बुलाया था आपको खाने के लिए।
मतलब आपकी आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस पे कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप पूरा ठीकरा समाज पे कैसे फोड़ सकते हो कि समाज ऐसा देख रहा है तो हम दिखा रहे हैं? अरे यार, कुछ कायदे का बनाओगे तो ऐसा। नेगेटिव इमोशंस लोगों के अंदर हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उतनी ही मात्रा में पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, सॉफ्ट इमोशंस भी हैं। वो इमोशंस भी हैं जो आदमी चाहता है कि इनको रिलीज करके इनसे आजादी मिले। कि जब आप रिवेंज देख लेते हो सामने सिनेमा के ऊपर, तो आपके अंदर का एक गुस्सा गुस्सा भी तो शांत हो जाता है। ठीक है, तो जरूरी है कि आप मेरे नेगेटिव इमोशंस को हवा देके उनको एम्पलीफाई करो। व्हाई डोंट यू create something that can release that negative emotion so that I can feel less burdened? हम्म। What do you think about this? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इस पर डिसएग्री करता हूँ। Okay, एंड please. कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये वैसा सिचुएशन है कि आप देख रहे तो हम दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे तो हम देख रहे वाला है ना, वो कैच हाँ, 22 it टाइप का वो chicken हो and रहा egg. हाँ, है ना, वो वैसा वो लूप की तरह वो एम्पलीफाई होते जा रहा है। हम्म, एक चीज मैं डिसएग्री करने का मैं बताता हूँ कि क्या है। जैसे आप देखोगे कि हम जो बोलते हैं कि यार 80s 90s में इतने बढ़िया सीरियल बन रहे थे हमारे यहाँ पे, हम्म, हम्म, एंड 2000 में इतने खराब सीरियल बनने लगे जब एकता कपूर मार्केट में हाँ, आई, हाँ उन्होंने हाँ, बालाजी से उन्होंने इस तरह के बनाए। तो वो क्या रीजन है आप देखोगे तो उसी टाइमलाइन पे जो हमारे यहाँ पे जो ये हुआ था लिबरलाइजेशन, है ना, हम्म, कि भाई बाहर की कंपनियां आ सकती है, ये हो सकता है। हम्म, यही वो टाइम था जब एक इसके पहले हमारे यहाँ पे ना एक क्लियर डिवाइड था, एक अपर क्लास था। अच्छा ये मैं थोड़ी सी गड़बड़ बात कर रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं इसके नहीं, लिए प्लीज गो अहेड भाई, प्लीज गो अहेड। जज जज करोगे, लेकिन अब क्या करें ये नहीं नहीं, मैं बात। बिल्कुल जज नहीं करूंगा। आप तो करो। तो पहले क्लियर डिवाइड था, एक एक अपर क्लास था, ये वो हम्म, लोग थे जिनके पास जनरेशनल वेल्थ मीन्स थे। था, पढ़े हाँ, लिखे लोग थे क्योंकि हाँ, अफोर्ड कर हाँ, पाते थे। एक हाँ, हाँ, क्लास था हाँ, क्योंकि अगेन अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो ये जो थे उसमें इनका अपना टैलेंट थोड़ा बहुत था, लेकिन इनकी सराउंडिंग का बहुत बड़ा योगदान था कि कंडीशनिंग पेडिग्री का। थी। जिस हाँ, और इधर जो लोग थे, ये मिडिल मिडिल क्लास तो बाद में आया ना, मिडिल क्लास हाँ, धीरे मिडिल धीरे क्लास आया। तो हाँ धीरे धीरे आया। हाँ, इधर जो थे वो यही लोग, इधर जो नीचे लोग थे वो यही टाइम पे ना, कि शुरू तो यही वहीं से हुआ ना कि किंग लैंडलॉर्ड्स एंड जनता प्रजा। हाँ, तो हाँ, हाँ, ये हाँ, लोग हाँ, वही थे जो प्रजा थे। ये फिर हम्म, शहरों में आए, मजदूरी करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, जैसे तैसे अपना पेट भरने लगे। फिर इनके जो बच्चे थे वो थोड़े पढ़ लिख गए, शहर के स्कूलों में तो थोड़ा सा एक हम्म, लेवल ऊपर चले गए कि कहीं फैक्ट्रियों में लग गए, कुछ लग गए। फिर और हाँ, ग्लोबलाइजेशन आया तो चीजें सस्ती हुई, तो इनके इनके पकड़ में कुछ आया, इनका भी थोड़ा लेवल बढ़ा, तो ये धीरे 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 करते करते मिडिल क्लास में आ गए, जहाँ पे ये लोग, हम्म, आपको याद होगा कि पहले एक टाइम था 80s और अर्ली 90s में कि मोहल्ले में एक टीवी होती थी एक घर में, हम्म, है ना, और वो घर मोस्टली वो लोग रिच ही होते थे, है ना, हम्म, कि एक टीवी वो ऐसी आती थी ये वाली। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, जब हाँ, हाँ, 2000 तक आते आते और लेट 90s तक आते आते हर आदमी जब थोड़ा बहुत पैसा बनाने लगा, एंड आप हम्म, देखोगे तो सबसे पहले टीवी ही लेता है आदमी। जब एक छोटा सा घर बिल्कुल। बसा लेता है तो एक एक टीवी तो ले ही आता है, कैसे भी करके, ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो भी है छोटा सा। तो वो टीवी जब, तो जब ये, जब तक कंज्यूमर था जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, हम्म, इनके अंदर एक वो भी था, क्या बोलेंगे, कि थोड़ा सा प्राइड भी तो होता है कि यार मैं हम्म, ऐसा हूँ, मैं हल्की बातें नहीं करता। तो है ना वो, राइट 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 ये राइट लोग राइट पढ़ते राइट भी थे। आप राइट देखोगे कि राइट राइट। क्या क्या रीजन है कि हमारा जो लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर तो बर्बाद ही हो गया हमारा, बर्बाद हम्म, मतलब कम है अभी, क्योंकि हम्म, जिस तरह के हम स्टार्स जो थे हमारे पहले के टाइम के, उसके हम्म, बाद हमने वापस कोई देखे नहीं अब। क्या रीजन है कि नहीं आज के देखे। टाइम में आप कोई ऐसा हिंदी का इतना बड़ा स्टार नहीं है, रीजनल में जो भी होते होंगे वो होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि पहले जो राइटर्स का क्रेज था वो अभी, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में उतना है हम्म, ना। तो वो हम्म, क्योंकि पढ़ने वाले लोग भी थे, वो हम्म, ये टीवी भी कंज्यूम कर रहे थे, तो टीवी पे बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही थी। लेकिन हम्म, जैसे ही ये जो लोग हैं जो उतना उनको उनके पास ना मीन्स तो वो नहीं थे जिनके पास, सॉरी, जिन लोगों के पास मीन्स नहीं थे जब वो ऊपर आए। हाँ, तो ना तो वो जनरेशनल विजडम था, ना उनके पास हम्म, इतना था, उनके पास इतना था कि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं कुछ कुछ चीजें, बट उनकी लाइफ ज्यादा बदली नहीं है, वो अभी भी उसी हाँ, स्ट्रगल में है, ये है वो है। तो जब हाँ, उनके पास टीवी आया, एंड उनकी जो पत्नियां थी जो घरों पे थी, जो ये आदमी जा रहा है कमाने तो उनकी पत्नी है जो बेचारी अपना घर पे जो भी है दिन भर में कर रही है, तो उसका अपना एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग है, उसको बहुत हैवी चीजें नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे ये आया राइट बालाजी के राइट सीरियल, जो बड़े राइट। नीचे लेवल के थे। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा नहीं है, उसको अच्छा दिखाते तो अच्छा भी देख लेती, लेकिन उस टाइम पे कुछ अच्छे अच्छे सीरियल भी आते थे। हमेशा हम्म, था कि एक अच्छे सीरियल कुछ ना कुछ तो आता ही था, कोई ना कोई तो हाँ, बना ही रहा था। जैसे मुझे हम्म, पर्सनली जो एपिक चैनल है वो मुझे बहुत पसंद है,
एपिक हम्म, चैनल आई थिंक 2012 के आसपास आया रहेगा, 2011-12 में ओके, कभी तो आया था। तो उसका हाँ, जो कंटेंट है मुझे मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन क्या रीज़न है कि एपिक उतना ग्रोथ नहीं कर पाया हम्म, जितना ये बाकी चैनल्स ने ये सब दिखा के किया। या राइट, बिग बॉस की क्या रीज़न है कि बिग बॉस के इतने सीजन चले जा रहे हैं, राइट, राइट, राइट? तो यही है कि मुझे लगता है कि जो लोग देखना चाहेंगे वही दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी नंबर में उनको देख रहे हैं लोग, हम्म, तो क्या रीज़न है कि सलमान की फिल्में जो है वो ईद पे आती है और इतना बिजनेस करती है, लोग भाईजान भाईजान करते हुए देखने जाते जाते ही है ना। हम्म, क्या रीज़न है कि हम्म, कोई अच्छी फिल्म के लिए लोग नहीं जा रहे हैं? जैसे लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, मुझे वो उतनी बुरी फिल्म नहीं लगी, बढ़िया फिल्म थी, वो अच्छी फिल्म थी, ठीक है अच्छे भाई, इंटेंशन ठीक से है, बनाई थी। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत खराब नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप हाँ, उसको फॉरेस्ट गंप से कंपेयर करने बैठ जाओगे तब तो प्रॉब्लम है, अब वो लेकिन फॉरेस्ट, हाँ, क्योंकि वो उस देश का जनमानस अलग है, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी अलग है, तो फॉरेस्ट गंप बनी जहाँ पे आप हीरो की माँ को दिखा सकते हो कि वो प्रिंसिपल के साथ सो रही है। आप हाँ अभी नहीं वो, यहाँ पे बोलो कि भाई ये तुम्हारा हीरो है, इसकी माँ हाँ की हाँ, तुझे इज्जत करनी है, लेकिन वो राइट, प्रिंसिपल के साथ सो रही। हमारे इमोशन राइट, कुछ अलग है ना। राइट, हमारे यहाँ बहुत चीजें पर्दे के पीछे होती है, हम होती भी है तो हम उसको खुल के एक्नोलेज नहीं नहीं करते बोलते, हैं। हम नहीं वो बोलते, लोग हैं जो कारपेट के अंदर सरकाने वाले लोग चीजें हैं। को डाल देते हैं, हाँ। हाँ, हमारा सोसाइटी ही वैसा है। भाई तो आपने एक बहुत सही बात बोली यार, ये हरिश्चंद्र मतलब पल आई आई लव दिस। हाँ, अ, मुझे हरिश्चंद्र पल ये सर का एक हाँ, कोट बोलिए बोलिए याद आ बोलिए। गया। वो क्या हाँ, था ना कि इस देश की आधी आबादी जबरदस्ती शादी करवाने में जा रही है, सॉरी, इस देश की आधी एनर्जी हाँ, जबरदस्ती शादी करवाने में जा रही है, और बची हाँ, हुई शादी अफेयर्स को छुपाने में। तो ऐसा हाँ, कुछ। सही सही बात है। नहीं, तो ऑल दीज कोट्स आर लार्जली दे हैव लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली। नहीं, लेकिन भाई आपने ना ये बात बहुत सही बोली। एक्चुअली गरीबी का इससे बहुत ज्यादा लेना देना है, द काइंड ऑफ हाँ, कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं। जस ठीक है, जैसे अगर इसको मैं एक पॉलिटिकली करेक्ट वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हैव्स और हैव नॉट्स थे, जो बाइनरी आपने जिसकी बात करी, यस, जो हैव्स उनके पास एक्सपोजर था हाँ, लाइफ, उनके पास रिसोर्सेस थे टू गेट एक्सपोज टू द वर्ल्ड एंड टू द नॉलेज, जो कि लार्जली नॉलेज तो अब फ्री हो गई है ना गूगल के आने के बाद से। राइट, पहले तो नॉलेज इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, नॉलेज आपको किताब खरीदनी पड़ेगी, अखबार खरीदना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, संगीत सुनना पड़ेगा, उसके हर चीज पे वॉल के पीछे थी, यस, जिसके केवल हैव्स ही उसको अफोर्ड कर सकते होंगे। राइट, लेकिन जो हैव नॉट्स थे वो पूरे टाइम जूझ रहे थे अपने सर्वाइवल से, उनके हम्म, लिए ये सोचना कि मेरा जन्म क्यों हुआ इसलिए लॉजिकल नहीं है, क्योंकि उनको तो पहले ये सोचना है कि शाम को खाएं क्या। क्या खाएं? तो जब वो हैव नॉट्स वाली मेंटालिटी के जो लोग थे, जो लार्जली सर्वाइवल के बारे में ही सोचते थे, वो जब व्हेन दे केम अप टू द मिडिल क्लास, तब जो एंटरटेनमेंट के लिए जो इंडस्ट्री क्रिएट करी एकता कपूर जैसे लोगों ने, दैट इज व्हाट वी हैव सीन। हम्म, ये बेसिकली इनको सर्कस दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि उनका लार्जली उनका दिमाग तो अभी भी वैसे ही काम कर रहा था, वो ओवरनाइट नहीं बदल जाता आप मिडिल क्लास में आने के बाद। हम्म, तो आई थिंक इफ इफ आई से सो, अगर हमें अपने कंज्यूमर को इवॉल्व करना है तो एजुकेशन प्लेज द बिगेस्ट रोल। लोग अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे सोसाइटी में तो अपने आप सिनेमा सुधर जाएगा। राइट। तो हमारी तो स्कूलें ही, हमारी तो प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि एक आदमी मुझे लगता है कि 10वीं कक्षा तक भी अगर वो ढंग से पढ़ ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, क्योंकि आप जो बेसिक शुरू में जो आपकी दिमाग की वायरिंग होती है वही मेन है। उसके बाद राइट, तो राइट, फिर राइट, आप स्पेशलाइज करते हो बाकी उसमें, राइट, राइट, लेकिन राइट, राइट। एक एक इंटरेस्टिंग और एक थोड़ा समझदार ह्यूमन बींग बनने के लिए मुझे लगता है कि 10वीं क्लास तक जो आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो या इस तरह के टीचर हो। टीचर आप देखो ना, सबसे बड़े टीचर हम्म, अभी, जैसे मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग टीचर हैं, मेरे कम्युनिटी हम्म, में जब मैं जाता हूँ अपने गांव तो बहुत सारे लोग राइट, टीचर राइट, हैं। राइट, उसमें से किसी का भी मुझे नहीं लगता कि ये ख्वाब था कि यार मैं ना एक टीचर बनूंगा, मेरा सपना है हम्म, टीचर बनना, एंड हम्म, मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों की तकदीर बदल दूँ, वैसा नहीं था। राइट, मोस्टली लोगों का ये था कि यार एक सरकारी नौकरी चाहिए, एंड सरकारी हम्म, नौकरी में क्या नौकरी है जो आराम वाली है, वो है टीचर वाली, राइट, क्योंकि टीचर को टीचर, समर वेकेशन मिलता है, टीचर सुबह हम्म, जाता है, दिन में 2 बजे फ्री हो जाता है, और डील किससे करना है? बच्चों से डील करना है। बच्चे कौन है? हम्म, जिनके पेरेंट्स को इसी में खुशी है कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना? क्योंकि वो खुद स्कूल नहीं गए तो उनको लगता है कि यार तू जा रहा है ना, हम्म, तो कुछ तो तू कर ही लेगा, मेरे से तो बेटर ही करेगा। वो पेरेंट्स जब अपने स्कूल आते हैं कभी टीचर के पास तो बोलते हैं कि सर आपको इसको मारना है तो मारो, इसको आप ना हम्म, बस कुछ करके ठीक कर दो, आप इसको, आप जितना, हाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप इसको पीटो। हाँ, है ना? हाँ, 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 तो भाई, आई कैन रिलेट टू इट। तो
क्योंकि वो उस पर इतना रिलाय करता है, बट जिस पर रिलाय कर रहे हैं वो आदमी कौन है?